गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल है भाई? सब बढ़िया। हाँ भाई, लास्ट कहाँ तक हो गया था अपना? कहाँ तक हो गया था लास्ट? इलेक्ट्रिक डाइपोल मेरे हिसाब से चालू किया था अपनों ने ना। वो सेंटर ऑफ मास वाले, वो सेंटर ऑफ चार्ज वाले सवाल किए थे। अरे हाँ या ना? तो भाई साहब, बेसिकली आज अपना इलेक्ट्रिक डाइपोल अपन आगे बढ़ाते हैं। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल में बेसिकली मैंने बताया था अपने 4 से 5 केसेस होते हैं। सबसे पहले बोले सर जी इलेक्ट्रिक डाइपोल होता क्या है? बोले सर इलेक्ट्रिक डाइपोल बेसिकली कुछ नहीं होता है, दो चार्ज पार्टिकल्स का अरेंजमेंट होता है इक्वल एंड अपोजिट नेचर के, जो बहुत ही स्मॉल डिस्टेंस पे रखे होते हैं। अरे हाँ या ना? जिसकी अगर हम इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की बात करें तो हमें एक फॉर्मूला पता है, बोले सर क्यू इंटू डी। जहाँ पे क्यू क्या होता है भाई साहब? मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, किसी भी चार्ज का मैग्नीट्यूड इंटू उनके बीच की डिस्टेंस। और हमने ये भी पढ़ा था भाई साहब, ये वेक्टर क्वांटिटी होती है। अब हमें क्या पढ़ना है? बोले सर जी अब हमें पढ़ना है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से किस किस पॉइंट पे क्या क्या इलेक्ट्रिक फील्ड आती है। एक तो एक्सियल पॉइंट पे, एक इक्वेटोरियल पॉइंट पे, और फिर हम बात करते हैं किसी भी जनरल पॉइंट पे। नंबर 3, फिर हम बात करेंगे कि भाई साहब इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से पोटेंशियल कितना होता है किसी भी पॉइंट पे। नंबर 4, फिर हम बात करेंगे कि भाई साहब मुझे बता दो कि भाई साहब किसी भी इलेक्ट्रिक डाइपोल को जब मैं एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखता हूं तो उसके ऊपर टॉर्क लगता है, उसके ऊपर टॉर्क लगता है जिसकी वैल्यू आती है P क्रॉस E। और फिर पांचवी बात फिर हम पढ़ेंगे कि जब हम एक इलेक्ट्रिक डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी आ जाती है जिसका फॉर्मूला होता है माइनस ऑफ P डॉट E। अरे हाँ या ना? और फिर हम पढ़ेंगे कि भाई साहब हमें पता लगाना है कि अगर मैं किसी भी इलेक्ट्रिक डाइपोल को अगर एक नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देता हूं तो उसके ऊपर फोर्स कितना लगेगा। अरे हाँ यार, तो बेसिकली भाई साहब ये छोटे 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 पार्ट्स करके हमारे पास ये 7 to 8 पार्ट्स है। अरे हाँ या ना? लेकिन आप इसको 8 पार्ट्स मत समझिए, कुछ लोगों को तो भाई साहब सीधी सी बात एक है, 8 पार्ट सुनते ही डर लगने लग जाता है। लेकिन 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 बिल्कुल भी डरने की बात नहीं। ये दिखने में 8 पार्ट जरूर जरूर है, लेकिन ये बेसिकली है कितने मेरे भाई? ये है 4 ही पार्ट्स। अरे हाँ या ना? बात समझ में आई कि नहीं आई? तो बेसिकली अब हम आज का लेक्चर अपना स्टार्ट करते हैं। तो जिसमें हमारा पहला जो आएगा वो कौन सा है मेरे भाई? वो है कि सर इलेक्ट्रिक फील्ड, 1 सेकेंड भाई, 1 सेकेंड। अब इधर देखो मेरे भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। बेसिकली इसके अंदर हमारे 3 केसेस होते हैं, हमें 3 पॉइंट्स पे निकालनी होती है, जिसके अंदर सबसे पहला होता है एक्सियल पॉइंट, दूसरा होता है मेरे भाई इक्वेटोरियल पॉइंट, और जो तीसरा होता है हमारे पास वो होता है किसी भी रैंडम जनरल पॉइंट पे। तो बेसिकली सबसे पहले हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल एट एक्सियल पॉइंट। अरे हाँ या ना? तो लेट सपोज अगर मैं बात करूं आपसे, बोले सर जी, मैंने कहा हाँ, अगर मैं आपसे बात करता, ये लेट सपोज ये हेडिंग डाल लीजिएगा, इसको अगर मैं सिलेक्ट करके एक बार ऊपर की तरफ शिफ्ट कर दूं, तो बेसिकली अब मैंने कहा कि भाई मेरे पास ये यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है, लेट सपोज ये यहाँ पे Q और ये माइनस Q, और मैंने कहा कि भाई इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो मैंने कितनी कह दी मेरे भाई? वो है 12। अब हमें बात करनी है भाई साहब इसी के एक्सियल पॉइंट पे। एक्सियल पॉइंट का मतलब, बोले सर जी जस्ट ये वाला पॉइंट, लेट सपोज, बोले सर जी ये वाला पॉइंट, और इस पॉइंट की जो डिस्टेंस है इसके सेंटर से वो मैंने कह दिया, बोले सर जी वो कितनी है मेरे भाई? बोले सर वो है स्मॉल आर। अरे हाँ या ना? कितनी है मेरे भाई? बोले सर जी स्मॉल आर। कोई दिक्कत? अब मेरी बात ध्यान से सुनो भाई, हमने पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना सीखा था। अरे हाँ या ना? तो बेसिकली उसी तरीके से सबसे पहले हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करते हैं ए पॉइंट पे। तो हमें पता है पॉइंट चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है किसी भी आर डिस्टेंस पे वो कितनी होती है मेरे भाई? वो होती है के क्यू बाय आर स्क्वायर। अरे हाँ या ना? बात समझ में आई कि नहीं है मेरे भाई? लेकिन 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 अब हम बात कर रहे हैं किसकी? बोले सर जी डाइपोल की। तो इसमें भी बेसिकली क्या है मेरे भाई? चार्जेस है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए, तो सबसे पहले किस किस की वजह से होगी? बोले सर जी एक होगी पॉजिटिव चार्ज की वजह से, एक होगी नेगेटिव चार्ज की वजह से। अगर मैं पॉजिटिव चार्ज की वजह से बात करता तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होती है रेडियली आउटवर्ड्स, रेडियली आउटवर्ड्स होती है, और वो कितनी होगी मेरे भाई? बोले सर के क्यू बाय डिस्टेंस का स्क्वायर, के क्यू बाय डिस्टेंस का स्क्वायर। और डिस्टेंस कितना है मेरे भाई?
अगर ये सेंटर से ये पूरा डिस्टेंस r है तो भाई साहब ये वाली इस चार्ज से ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी मेरे भाई? बोले सर जी ये होगी r माइनस एल। अरे हाँ या ना? तो इसका मतलब ये होगा r माइनस एल का होल स्क्वायर। अरे हाँ या ना? और ये कैसी होगी मेरे भाई? बोले सर जी रेडियली आउटवर्ड्स होगी। अरे हाँ या ना? अब बोले सर जी अब इस ए पॉइंट पे इस माइनस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगी? मैंने कहा कि भाई वो होगी रेडियली इनवर्स, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस चार्ज की वजह से कैसी होती है मेरे भाई? रेडियली इनवर्स होती है। अरे हाँ या ना बोलो मेरे भाई? तो इसका मतलब बोले सर जी माइनस चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, बोले सर जी वो आएगी के क्यू बाय, अब ये डिस्टेंस कितनी होगी? बोले सर जी सेंटर से ये वाली डिस्टेंस जो है वो बोले सर जी वो कितनी है मेरे भाई? आर है। तो आर में और ये कितना और रह गया? बोले सर जी ये एल रह गया। तो टोटल डिस्टेंस कितनी होगी मेरे भाई माइनस क्यू चार्ज से? बोले सर जी आर प्लस एल। अरे हाँ या ना? तो यानी कि आर प्लस एल का होल स्क्वायर। अब अगर मैं यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड लिखूं और अगर मैं कहूं कि भाई आगे वाली डायरेक्शन को मैंने पॉजिटिव माना है, तो इसका मतलब के क्यू बाय आर माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस के क्यू बाय आर प्लस एल का होल स्क्वायर। अरे हाँ या ना? बोलो मेरे भाई, बोलो। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। तो इसका मतलब अब अगर मैं इसमें कोई भी कुटर कुटर यानी कि कोई भी कैलकुलेशन करता हूं तो अब देखो भाई साहब वो कैसे होगी। इसका मतलब मैं यहाँ से के क्यू कॉमन ले सकता हूँ, अंदर क्या बचेगा? बोले सर जी आर माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन आर प्लस एल का होल स्क्वायर। अरे हाँ या ना? बोलिए। तो अब इसके अंदर अगर मैं नेक्स्ट पेज पे बात करूं आपसे, तो भाई जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आई है, बोले सर जी जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आई है ए पॉइंट पे वो मैंने के क्यू कॉमन ले लिया था, अंदर में जब मैंने एलसीएम लिया तो वो कितना आया मेरे भाई? आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अरे हाँ या ना? और ऊपर कितना आएगा मेरे भाई? बोले सर जी आर प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस आर माइनस एल का होल स्क्वायर। अरे हाँ या ना? और अब अगर मैं बात करूं आपसे तो इसका मतलब अगर मैं ए पॉइंट पे लिखता, इसको अगर मैं इसका स्क्वायर ओपन करूंगा, ये कितना आएगा मेरे भाई? आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अगर मैं इसका स्क्वायर ओपन करूंगा तो वो आएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर यानी कि प्लस 2RL। यार ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला ए स्क्वायर प्लस 2AB प्लस बी स्क्वायर। अरे हाँ या ना? तो वैसे ही भाई साहब आर प्लस एल का होल स्क्वायर का आप ओपन करोगे, स्क्वायर ओपन करोगे तो कैसे आएगा? आर स्क्वायर प्लस 2RL प्लस एल स्क्वायर। वैसे ही माइनस, अब इसको ब्रैकेट में खोलना, ये कितना आएगा? आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 2RL। अरे हाँ या ना? बोलो मेरे भाई। अरे हाँ या ना? बहुत बढ़िया बात है। अब वैसे ही जब मैंने इसको ब्रैकेट को ओपन किया, बोले सर जी ये जब मैंने कैलकुलेशन की ब्रैकेट को ओपन करके तो वो क्या आई मेरे भाई? बोले सर जी वो कितना बचेगा? बोले सर जी आर स्क्वायर और आर स्क्वायर आपस में कैंसिल आउट हो गए, एल स्क्वायर और एल स्क्वायर आपस में कैंसिल आउट हो गए, बचा कौन? बोले सर माइनस माइनस प्लस हो गया 2RL और एक 2RL ये रहा, बचा कितना? बोले सर जी 4RL। अरे हाँ या ना? तो इसका मतलब ऊपर कितना बचेगा? बोले सर जी 4RL और बाहर क्या रहेगा मेरे भाई? बोले सर जी Q। बोले सर जी अब ये जो भी है वो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई। अरे हाँ या ना? लेकिन 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 अब यहाँ पे अगर मैं कुछ कंडीशंस लगा दूं, बोले सर जी क्या कंडीशंस लगा दे? मैंने कहा कि अगर मैं कह दूं कि ये जो डाइपोल है वो बहुत ही छोटा सा है, यानी कि शॉर्ट डाइपोल है। अरे हाँ या ना? इफ मैं अगर कह दूं कंडीशन, इफ दिस डाइपोल इज शॉर्ट। अरे हाँ या ना? या फिर अगर मैं कह दूं जो पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन है हमारा, पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन मतलब जिस पॉइंट पे मैं इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना चाह रहा हूं वो पॉइंट अगर मेरा बहुत दूर है इसकी डिस्टेंस से, यानी कि बोले सर जी क्या कह रहे हो आप? मैंने कहा कि इफ आर इज वेरी वेरी ग्रेटर देन 12। अरे हाँ या ना? आर इज वेरी वेरी ग्रेटर देन 12, तो भाई साहब इसका मतलब मैं अप्रोक्सीमेशन लगा सकता हूं यहाँ पे। बोले सर जी क्या अप्रोक्सीमेशन लगा सकते हो? क्या ये आपको नीचे दिखाई दे रहा है? बोले सर जी क्या आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। तो इसका मतलब जब आर 12 से भी बहुत छोटा है तो इसका मतलब आर एल से भी बहुत छोटा होगा मेरे भाई। अरे हाँ या ना? तो इसका मतलब क्या मैं यहाँ पे आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर में से एल को नेग्लेक्ट कर सकता हूँ? बोले सर जी यहाँ पे कंडीशन अप्लाइड,
इफ डाइपोल इज वेरी वेरी शॉर्ट, या फिर R इज वेरी 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 ग्रेटर देन L। अरे हाँ या ना? तो इस L को मैंने नेग्लेक्ट कर दिया, और जब इस L को मैंने नेग्लेक्ट कर दिया मेरे भाई, तो ऊपर क्या बचा? बोले सर जी ऊपर बचा KQ इंटू 4RL अपॉन में R की पावर 4, क्योंकि एक स्क्वायर पहले से ही था, और जब दूसरा स्क्वायर आया तो भाई साहब स्क्वायर स्क्वायर मिलके कितने हो गए मेरे भाई? बोले सर जी पावर 4 हो गया। तो इसका मतलब नीचे क्या आ गया मेरे भाई? बोले सर जी R की पावर 4। तो भाई साहब अब तेरे को ऊपर एक R दिखाई दे रहा है और नीचे R की पावर 4, तो नीचे कितना बचा? बोले सर जी R की पावर 3। अरे हाँ या ना? तो इसका मतलब अब अगर मैं बात करूं 4KQL अपॉन में R की पावर 3, अरे हाँ या ना? बोलो भाई। बहुत बढ़िया। बोले सर जी अब मेरे को एक बात बताइए आप। बोले सर जी क्या? मैंने कहा कि मैंने आपको इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला बताया था। बोले सर जी क्या फॉर्मूला बताया था? मैंने कहा कि ये हमारे पास ऐसे दो इक्वल और अपोजिट नेचर के चार्जेस होते हैं। लेट सपोज ये माइनस क्यू है और ये प्लस क्यू है, और मैंने कहा कि इनके बीच की डिस्टेंस जो है मेरे भाई वो कितनी है? बोले सर जी 2D है। तो मैंने कहा भाई साहब मेरे को इस सिस्टम के लिए डाइपोल मोमेंट लिख के दिखा दो। तो क्या आप लिख के बता सकते थे? बोले सर जी हाँ। तो आपने बताया था सर कि जो डाइपोल मोमेंट होती है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, उसकी जो डायरेक्शन होती है वो ऑलवेज पॉजिटिव चार्ज से लेके नेगेटिव चार्ज की ओर, नेगेटिव चार्ज से लेके पॉजिटिव चार्ज की ओर होती है। अरे हाँ या ना? तो वैसे ही अगर मैं या इस सिस्टम के लिए डाइपोल मोमेंट डिफाइन करूंगा तो वो क्या ऐसी आएगी? Q इंटू 2D, और ये अगर मैं इसको D कैप कह दूं तो कुछ ऐसे ही आएगी मेरे भाई। अरे हाँ या ना? अरे हाँ या ना? तो वैसे ही मेरे भाई साहब बोले सर जी क्या? मैंने कहा कि अगर इसको मैं एक बार ऊपर ट्रांसफर कर दूं ऐसे, तो जैसे ही अगर मैंने पीछे वाले पेज पे आपको दिखाया था, क्या आपको कुछ कुछ ऐसा नहीं दिख रहा मेरे भाई? बोले सर जी क्या? मैंने कहा कि एक इस 2 को आप यहाँ पे रखिए, और क्या ये आपको ऐसे दिखाई नहीं दे रहा? Q इंटू 12 अपॉन में R की पावर 3। अरे हाँ या ना? बोले सर जी इसका क्या मतलब हुआ? मैंने कहा इधर देखो मेरे भाई, क्या इन दोनों इक्वल एंड अपोजिट नेचर के चार्जेस के बीच की जो डिस्टेंस है, जो भी ये डाइपोल सिस्टम बना है, इन दोनों चार्जेस के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है मेरे भाई? बोले सर जी वो 12 है। अगर वो 12 है तो इस सिस्टम के लिए अगर मैं डाइपोल मोमेंट डिफाइन करूंगा तो वो क्या आएगी? बोले सर जी Q इंटू 12। अरे हाँ या ना? तो इसका मतलब वो जो डाइपोल मोमेंट आएगी वो क्या होगी मेरे भाई? बोले सर जी Q इंटू 12। तो क्या इस सिस्टम के लिए क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2KP/R3? अरे हाँ या ना? बोलो। अरे हाँ या ना? बोले सर जी हाँ लिख सकते हैं। तो अब मेरे को एक बात बताओ, क्या ये पॉजिटिव टर्म आया है? अरे हाँ या ना? लेकिन हमने तो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए कैलकुलेशन करी थी, तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव आई है। इसका मतलब जिस डायरेक्शन को मैंने पॉजिटिव माना था उस डायरेक्शन के अलोंग आई है। अरे हाँ या ना? तो इसका मतलब अगर मैं किसी भी डाइपोल की वजह से उसके एक्सियल पॉइंट पे बात करता हूं, किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करता हूं, तो उसकी जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी मेरे भाई? वो आएगी 2KP/R3, जहां पे P क्या है भाई साहब? P है उस सिस्टम की डाइपोल मोमेंट, और R क्या है? बोले सर जी सेंटर से, डाइपोल के सेंटर से उस पॉइंट का डिस्टेंस। अरे हाँ या ना? और जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आएगी, अब मेरे को एक बात बताओ भाई। बोले सर जी क्या? क्या आपको दिखाई दे रहा है इस सिस्टम के लिए अगर मैं बात करता? बोले सर जी क्या? अगर मैं इस सिस्टम के लिए बात करता तो इस सिस्टम के लिए जो डाइपोल मोमेंट है क्या वो इस डायरेक्शन में है? अरे हाँ या ना? नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड आई है क्या वो भी नेट इसी डायरेक्शन में आई है? अरे हाँ या ना? दिखाई दे रहा है? बोलो भाई। अरे हाँ या ना? बोले सर जी हाँ इसी डायरेक्शन में आई है। तो इसका मतलब क्या मैं ये कह दूं कि एक्सियल पॉइंट पे किसी भी इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड आई है, क्या वो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन में आती है? अरे हाँ या ना? जहां पी वेक्टर होगा क्या वहीं पे भाई साहब इलेक्ट्रिक फील्ड होगी एक्सियल पॉइंट पे? बोलो मेरे भाई। अरे हाँ या ना? तो इसका मतलब अब अगर मैं इसको वेक्टर वाइज रिजॉल्व करूं, इसको वेक्टर वाइज लिखूं, तो वो क्या कुछ ऐसे हो जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए इज इक्वल टू 2KP वेक्टर अपॉन में R3। जिस डायरेक्शन में P वेक्टर होगा क्या उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी एक्सियल पॉइंट पे? इसको आप लिख लीजिएगा। बोले सर जी क्या? फॉर एक्सियल पॉइंट। अरे हाँ या ना? फॉर
एक्सियल पॉइंट। अरे हाँ या ना, बात समझ में आई कि नहीं? बोलो। मैंने कहा हाँ सर बहुत बढ़िया, यही आएगी। बोलो भाई, यही आएगी, बहुत बढ़िया। तो अब अगर मैं बात करूं आपसे, सर ये तो चलो आ गई किसकी वजह से, मैंने कहा ये आ गई एक्सियल पॉइंट पे किसी भी शॉर्ट डाइपोल की वजह से। याद रखिएगा ये जो भी हमने कैलकुलेशन करी है ये किसकी वजह से करी है? बोले सर जी शॉर्ट डाइपोल की वजह से करी है। जब डाइपोल क्या हो मेरे भाई, बहुत छोटा हो, और आप ऐसे भी कह सकते हो जो पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन है हमारा, जहां पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना चाह रहे हैं वो बहुत दूर है। बोले और किससे? बोले सर जी जो इलेक्ट्रिक डाइपोल के बीच की जो डिस्टेंस है, दोनों चार्जेस के बीच की जो डिस्टेंस है उससे। अरे हाँ या ना? तो अब अगर मैं बात करूं आपसे, चलो सर ये तो आ गई किसकी वजह से, मैंने कहा ये आ गई हमारे पास एक्सियल पॉइंट की वजह से। तो बोले सर जी अब इतना कर ही लिया है तो चलिए सर अब इक्वेटोरियल पॉइंट पे और बता दीजिए। तो मैंने कहा चलो भाई ठीक है। तो अब अगर मैं बात करता, बोले सर जी क्या, कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू, भाई 12th वालों पढ़ते रहो पढ़ते रहो, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल इन इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल एट इक्वेटोरियल पॉइंट, एट इक्वेटोरियल पॉइंट। अरे हाँ या ना? मैंने कहा बहुत बढ़िया सर जी। तो अब अगर मैं बात करता आपसे, बोले सर जी क्या, अब अगर मैं आपसे बात करता कि ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्वेटोरियल पॉइंट ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, इसको अगर मैं ऊपर की तरफ शिफ्ट कर दूं, तब मेरे को एक बात बताइएगा। मैंने कहा कि भाई ये मेरे पास एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है, ये मैंने कहा कि ये मेरे पास एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है, ये मैंने कहा कि मेरे पास एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है। लेट्स सपोज ये जो है इसको नेगेटिव चार्ज लेता हूं मैं, इसको मैं नेगेटिव चार्ज लेता हूं और इसको मैं पॉजिटिव चार्ज लेता हूं क्यू। और मैंने कहा, बोले सर जी क्या, मैंने कहा कि भाई इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो मैंने कहा कि भाई वो कितनी है मेरे भाई, वो 2L है। और मैंने कहा कि भाई मैं इनके सेंटर से, मैं इसके सेंटर से किसी r डिस्टेंस पे, सेंटर से किसी r परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे, इन दोनों के सेंटर से किसी r परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे मैंने एक पॉइंट ले लिया। मेरे को उस पॉइंट पे क्या बतानी है मेरे भाई, मेरे को उस पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है इस डाइपोल की वजह से। अरे हाँ या ना? बोले सर जी बहुत बढ़िया। तो अब अगर मैं बात करता, बोले सर जी इस पॉइंट पे किस किस की चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, तो मैंने कहा क्या आपको यहाँ पे दो चार्जेस दिखाई दे रहे हैं? मैंने कहा हाँ सर जी दो चार्जेस दिखाई दे रहे हैं, तो इसका मतलब दो चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी। मैंने कहा बहुत बढ़िया, दो चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी। तो अगर मैं बात करता, बोले सर जी अगर मैं इस वाले की वजह से बात करता, बोले सर जी किस वाले की वजह से, मैंने कहा कि इस नेगेटिव चार्ज की वजह से जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी क्या वो इस डायरेक्शन में आएगी? बोलो क्या वो ऐसे आएगी, ऐसे इस डायरेक्शन में आएगी? अरे हाँ या ना? बोले सर जी हाँ इसी डायरेक्शन में आएगी। सॉरी यार थोड़ा सा दिखाई नहीं दे रहा होगा, एरो एरो का कलर दिखाई नहीं दे रहा होगा, थोड़ा सा प्लीज कॉम्प्रोमाइज कीजिएगा, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए। बोले सर जी इस माइनस क्यू चार्ज की वजह से जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी क्या वो इस डायरेक्शन में आएगी? मैंने कहा हाँ भाई साहब इस डायरेक्शन में आएगी। अब अगर मैं पॉजिटिव चार्ज की वजह से बात करूं, बोले सर जी पॉजिटिव चार्ज की वजह से अगर मैं बात करता तो क्या वो आपको इस डायरेक्शन में आएगी? बोलो भाई क्या वो इस डायरेक्शन में आएगी? मैंने कहा हाँ। बोले सर जी हाँ इस डायरेक्शन में आएगी। मैंने कहा बहुत बढ़िया। तो अगर मैं इसको E कह देता तो क्या ये भी वैल्यू वाइज E ही आएगी? बोले सर जी E क्यों आएगी? मैंने कहा मैंने जो ये R पॉइंट है, मैंने जो ये R डिस्टेंस है वो इसके सेंटर से ली थी। अगर मैं यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगाता तो भाई साहब ये L हो गया, ये R हो गया, तो ये वाली जो डिस्टेंस है वो कितनी आएगी मेरे भाई? बोले सर जी आएगी R² प्लस L²। अरे हाँ या ना? मैंने कहा बहुत बढ़िया, √R² प्लस L² आएगी पाइथागोरस थ्योरम से। तो भाई अगर ये √R² प्लस L² है तो क्या वैसे ही ये भी √R² प्लस L² नहीं होगी क्या? मैंने कहा होगी सर। वैसे ही ये भी, वैसे ही सॉरी यार, वैसे ही
ये भी अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर होगी। मैंने कहा बहुत बढ़िया, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर होगी, बहुत बढ़िया। तो अब अगर मैं बात करता, अगर मैं ई को ई लिखता, ई अगर लिखता ए पे, तो भाई साहब एक बात बताओ, ये बोले सर ये इस डायरेक्शन में है, ये ऐसे इस डायरेक्शन में, तो क्या मैं कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन बता पाता यहाँ पे? बोले सर जी नहीं बता पाते। तो बेसिकली हमें क्या करना पड़ेगा, हमें करने पड़ेंगे कंपोनेंट्स, वेक्टर वाइज कंपोनेंट्स करने पड़ेंगे। तो अगर मैं आपसे कहता, बोले सर जी क्या, मैंने अगर कहा कि भाई ये अगर एंगल थीटा है, क्या है मेरे भाई, ये अगर एंगल थीटा है, तो सिमेट्री वाइज, बोले सर जी सिमेट्री वाइज अगर मैं बात करता, तो अगर मैं यहाँ पे भी ऐसी लाइन बना देता, अगर मैं यहाँ पर भी ऐसी एक लाइन बना देता, अरे हाँ या ना, तो अगर ये हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा बना रही है, तो क्या ये एंगल भी थीटा हो जाता? मैंने कहा हाँ सर हो जाता। और वैसे ही सिमेट्री वाइज क्या ये वाला एंगल भी थीटा हो जाता? मैंने कहा बिल्कुल, ये वाला एंगल भी थीटा हो जाता। तो भाई इधर देखो, जब ये वाला एंगल भी थीटा हो गया, तो क्या ये वाला एंगल भी थीटा? अगर ये वाला एंगल थीटा हो गया, तो इसका मतलब ये वाला एंगल हो जाएगा 90 माइनस थीटा, और वैसे ही ये वाला एंगल भी क्या आ जाएगा मेरे भाई? बोले सर जी ये वाला एंगल भी आ जाएगा थीटा। अरे हाँ या ना? तो वैसे ही अगर मैं बात करता आपसे, अगर मैं इसको अब रिजॉल्व करता, बोले सर जी कैसे, तो एक मुझे बात बताओ। बोले सर जी इसका एक कंपोनेंट आएगा इस साइड, बोले सर जी कौन सा? ई कॉस थीटा। मैंने कहा बहुत बढ़िया। और वैसे ही इस वाली इलेक्ट्रिक फील्ड का एक कंपोनेंट ऐसे आएगा ई कॉस थीटा। तो क्या इस वाली डायरेक्शन में मेरे पास दो कंपोनेंट आ गए दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, और दोनों ही कौन से आ गए मेरे भाई? बोले सर जी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आ गए। तो अगर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आ गए, तो इसका मतलब दोनों के कॉस थीटा वाले कंपोनेंट क्या हो गए मेरे भाई? ऐड हो गए। अरे हाँ या ना? यानी कि 2e कॉस थीटा। और अगर मैं बात करता इस वाली इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, तो भाई साहब अगर इसका cos थीटा वाला कंपोनेंट ऐसे आ गया, तो क्या sin थीटा वाला कंपोनेंट नीचे की तरफ आएगा? मैंने कहा हाँ सर नीचे की तरफ आएगा। तो इसका मतलब अगर मैं यहाँ पे इसके sin थीटा वाला कंपोनेंट बनाता, तो वो क्या कुछ ऐसे आएगा? मैंने कहा हाँ सर ऐसे आएगा। तो इसका मतलब e sin थीटा इस वाली का ऐसे, और एक ये इलेक्ट्रिक फील्ड बची जिसका e cos थीटा वाला कंपोनेंट ऐसे आ गया, तो क्या e sin थीटा वाला कंपोनेंट ऊपर की तरफ जाएगा मेरे भाई? मैंने कहा हाँ सर ऊपर की तरफ जाएगा। तो अब अगर मैं इसको डिफाइन करता, इसके कंपोनेंट अगर मैं बनाता, तो क्या वो ऐसे आता मेरे भाई? बोले सर जी क्या वो ऐसे आता? मैंने कहा हाँ सर वो ऐसे आता, e sin थीटा। तो क्या अब आपको दिखाई दे रहा है? बोले सर जी क्या, मैंने कहा कि दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो आपस में ऐड हो गए, और जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो आपस में क्या हो गए मेरे भाई? कैंसल आउट हो गए। तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आई, क्या वो इस डायरेक्शन में आई? मैंने कहा हाँ जी। बोले सर जी इस डायरेक्शन में आई, और वो कितनी आई? बोले सर जी 2e cos थीटा। अरे हाँ या ना? अब E की वैल्यू आपको पता है, बोले सर जी क्या, E की वैल्यू आपको पता है के क्यू बाई, भाई साहब पॉइंट चार्ज है, पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आपको पता होता है के क्यू बाई आर स्क्वायर, जहाँ पे जो आर होता है वो उस पॉइंट की डिस्टेंस होती है जहाँ पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी होती है। तो भाई साहब इस वाले पॉइंट चार्ज से इस वाले पॉइंट की डिस्टेंस कितनी है? बोले सर जी अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। मैंने कहा बहुत बढ़िया। तो अब अगर मैं बात करता आपसे, बोले सर जी क्या, 2k/q अपॉन में अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, और ये कॉस थीटा। मैंने कहा बहुत बढ़िया। अब अगर मैं इसको लिखता, बोले सर जी 2k/q अपॉन में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, अरे हाँ या ना? और इसका अगर मैं कॉस थीटा देखता, कॉस थीटा कैसे आएगा मेरे भाई? ये अगर एंगल थीटा है, तो कॉस थीटा बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, तो बेस कितना हो गया? बोले सर जी बेस तो हो गया इस ट्रायंगल का L, और हाइपोटेन्यूज कितनी होगी मेरे भाई? बोले सर जी अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। मैंने कहा बहुत बढ़िया। तो इसका मतलब कॉस थीटा कितना आ जाएगा मेरे भाई? L अपॉन में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 1/2। अरे हाँ या ना? तो इसका मतलब अब आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, बोले सर जी क्या, 2k/q L अपॉन में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2। अरे हाँ या ना? तो इसका मतलब अब क्या ये रिजल्ट आ गया? क्या ये इन दोनों चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई? लेकिन सर हमें तो किसकी वजह से चाहिए? मैंने कहा मेरे को तो चाहिए डाइपोल की वजह से। तो अब अगर मैं बात करूं, अगर मैं फिर से यहाँ पे वो कंडीशन लगा दूं, बोले सर जी कौन सी कंडीशन लगा दें? मैं अगर कहूं कि इफ दिस डाइपोल इज वेरी शॉर्ट, अगर जो ये डाइपोल है वो बहुत छोटा है एज कंपेयर्ड
टू द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जर्वेशन एज कंपेयर टू द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन। जिस पॉइंट पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाह रहे हैं उस पॉइंट्स के डायमेंशन से बहुत छोटा है। कहने का मतलब है बोले सर जी क्या r इज वेरी 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 ग्रेटर देन l। अगर मैं ये कंडीशन लगा दूं तो क्या ये आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि भाई साहब क्या मैं यहाँ से l स्क्वायर को नेग्लेक्ट कर सकता हूँ? अबे यार 100 करोड़ में अगर तू 1 रुपया डालेगा या 1 रुपया निकाल लेगा तो क्या कोई फर्क पड़ेगा? बोले सर जी नहीं। तो इसका मतलब क्या मैं यहाँ से एल स्क्वायर को उड़ा सकता हूँ? भाई साहब पैसों का नाम सुनते ही छोरों के एकदम आंखें खुल गई एकदम है। हाँ बहुत बढ़िया। बोले सर जी अब ये क्या आ गया 2k/q/l अपॉन में r की पावर r का स्क्वायर और इसकी पावर 3/2। अरे हाँ या ना, यही आएगा। तो अब अगर इसको मैं नेक्स्ट पेज पे लिखूं बोले सर जी कैसे, तो ये जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आई है यहाँ पे इधर देखो मेरे भाई, ये जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आई थी 2k/q/l अपॉन में r स्क्वायर की पावर 3/2। अरे हाँ या ना, तो इसका मतलब अब जब तू कुटर पुटर करेगा काटा पीटी करेगा तो इधर कुछ ऐसे आएगा मेरे भाई, ये 2 से 2 कट गया और नीचे आएगा r3। अब मेरे को एक बात बता। बोले सर जी क्या बात बताएं? मैंने कहा कि भाई इस सिस्टम के लिए अगर तू डाइपोल मोमेंट लिखेगा, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट डिफाइन करेगा तो क्या वो तेरे को ऐसे ही लिखेगा? इधर देख क्या तेरे को दिखाई दे रहा है Q इंटू ये कितना आएगा? बोले सर जी क्या वो इसी डायरेक्शन में आएगा नेगेटिव से पॉजिटिव, और कितना आएगा मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज इनटू डिस्टेंस बिटवीन बोथ ऑफ द चार्जेस। अरे हाँ या ना, और ये किस डायरेक्शन में आ रहा है? बोले सर जी आई कैप में। अरे हाँ या ना, बोलो ऐसे ही आ रहा है। तो इसका मतलब अब इधर देखो मेरे भाई, बोले सर जी क्या, मैंने कहा कि अब यहाँ पे देखो क्या मैं इसको रीअरेंज करके कुछ ऐसा लिख दूं, कोई दिक्कत है क्या? बोले सर जी नहीं। तो क्या आपको दिखाई दे रहा है? बोले सर जी क्या Kp/r³। अरे हाँ या ना, बोले सर जी हाँ बिल्कुल हमें दिखाई दे रहा है ये। अरे हाँ या ना, तो वैसे ही मेरे भाई इसका मतलब अब अगर इसको मैं वेक्टर वाइज लिखता, बोले सर जी कैसे? अब अगर मैं इसको वेक्टर वाइज लिखता तो वेक्टर वाइज कैसे रिप्रेजेंट करता? सबसे पहले एक बात देखो यार, यहाँ पे जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है इस इक्वेटोरियल पॉइंट पे क्या वो इस डायरेक्शन में आ रही है? मैंने कहा हाँ जी सर इस डायरेक्शन में आ रही है। और जो डाइपोल मोमेंट है क्या वो इस डायरेक्शन में है? तो क्या दोनों के बीच का एंगल आपको दिखाई दे रहा है मेरे भाई 180 डिग्री? इसका मतलब दो वेक्टर आपस में एंटी पैरेलल हो गए, और अगर जब दो वेक्टर एंटी पैरेलल हो गए तो वो भाई साहब ऐसे क्या उनको लिख सकते हैं? बोले सर जी हाँ उनको ऐसे लिख सकते हैं, ए वेक्टर इज इक्वल टू माइनस ऑफ लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर। भाई साहब ऐसे लिखते हो? क्लास 11th में पढ़ा हुआ थोड़ा बहुत वेक्टर? मैंने कहा नहीं सर क्लास 11th में तो पढ़ाई नहीं की। अरे भाई थोड़ी सी तो नॉलेज होगी वेक्टर की। मैंने कहा हाँ जी सर होगी। एक बात बता भाई, अगर मैं कहता कि मेरे पास एक वेक्टर ए वेक्टर इस डायरेक्शन में है, मान ले 2 यूनिट्स का एक वेक्टर है मेरे पास वो इस डायरेक्शन में है, और एक मेरे पास 4 यूनिट्स का वेक्टर है इस डायरेक्शन में, तो क्या तू ऐसे नहीं लिख सकता क्या? बोले सर जी बी वेक्टर, ये जो ये वाला वेक्टर है इस डायरेक्शन में अगर मैं बात करूं, ये जो ये वाला वेक्टर है ये कितना होगा? बोले सर जी माइनस ऑफ 2 टाइम्स दिस ये वाला वेक्टर। अरे हाँ या ना, तो इसका मतलब क्या अब मैं यहाँ पे तेरे को दिखाई दे रहा है कि जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी अपोजिट डायरेक्शन में क्या है मेरे भाई? उसकी अपोजिट डायरेक्शन में डाइपोल मोमेंट है। तो इसका मतलब अब अगर मैं इसको वेक्टर वाइज लिखता, बोले सर जी कैसे? क्या वो ऐसे आता के पी वेक्टर बाय r³। अरे हाँ या ना, बोलो भाई। मैंने कहा हाँ जी। क्या वो ऐसे ही आता? मैंने कहा बहुत बढ़िया। क्या वो ऐसे ही आता मेरे भाई? मैंने कहा हाँ सर वो ऐसे ही आता। ये ऐसा आ गया? मैंने कहा हाँ सर ऐसा आ गया। तो अब क्या आपको दिखाई दे रहा है? बोले सर जी क्या क्या अब आपको दिखाई दे रहा है कि भाई साहब एक्सिस पे तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही थी क्या वो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन में आ रही थी? अरे हाँ या ना, और जो इक्वेटोरियल पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है किसी डाइपोल की वजह से वो डाइपोल मोमेंट की अपोजिट डायरेक्शन में आ रही है। अरे हाँ या ना? मैंने कहा हाँ सर। तो अब और एक फर्क और है मेरे भाई, जो एक्सियल पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही थी वो 2 टाइम्स आ रही थी किसकी? बोले सर जी इक्वेटोरियल पॉइंट पे जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही थी उसकी। आप खुद देख सकते हो। बोले सर जी क्या यहाँ पे तो आ रही है मेरे भाई, मैग्नीट्यूड वाइज बात कर रहा हूँ,
यहाँ पे तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है वो कितनी आ रही है मेरे भाई, वो आ रही है बोले सर जी Kp/r³। और अगर मैं यहाँ पे एक्सियल पॉइंट पे बात करता, बोले सर जी एक्सियल पॉइंट पे अगर मैं बात करता तो वो कितनी आएगी, वो आएगी सर 2Kp/r³। मैग्नीट्यूड वाइज बात करो मेरे दोस्त, अरे हाँ या ना, बोले सर जी हाँ। तो बोले सर जी चलो ये तो हो गया किसकी वजह से, ये हो गया मेरे भाई एक्सियल पॉइंट, और किसकी वजह से, इक्वेटोरियल पॉइंट पे, अरे हाँ या ना। लेकिन 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 कल को अगर हमसे कोई रैंडम पॉइंट पे पूछ ले तो भाई साहब तब तब हम क्या करें, बोले सर जी तब हम करेंगे कैलकुलेशन, अरे हाँ या ना। अगर वो आपसे कह दे कि भाई साहब कल को ये इलेक्ट्रिक डायपोल जो है वो शॉर्ट नहीं है, तब इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालोगे, तब तो भाई पूरी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, जैसे दो पॉइंट चार्जेस की वजह से निकालते हो किसी पॉइंट पे, वैसे ही आपको डायरेक्शन वगैरह देखनी पड़ेगी, एंगल वैंगल वगैरह देखना पड़ेगा, बस वैसे ही। लेकिन 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 हमारे सिलेबस में ज्यादातर शॉर्ट डायपोल से पूछता है, अरे हाँ या ना, बात समझ में आई कि नहीं। तो चलो भाई नेक्स्ट बात करते हैं, बोले सर जी क्या, नेक्स्ट बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, बोले सर जी क्या, मैंने कहा इधर देखो यार, मैंने कहा इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी जनरल पॉइंट ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल, मैंने कहा बहुत बढ़िया, अरे हाँ या ना, मैंने कहा बहुत बढ़िया सर। तो अब अगर मैं इसको अंडरलाइन करूं, बोले सर जी क्या मतलब ऐसे, और इसको मैं एक बार ऊपर ट्रांसफर कर दूं, तो बोले सर जी इसका मतलब क्या है, मैंने कहा इधर देख भाई, मैंने कहा कि ये मेरे पास एक इलेक्ट्रिक डायपोल है, मैंने कहा कि ये उसका नेगेटिव चार्ज है -q, और ये उसका पॉजिटिव चार्ज है +q। और अब मैं अगर बात करता, बोले सर जी क्या, अब अगर मैं बात करता इसके लिए इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट लिखता, तो क्या वो इसी डायरेक्शन में होगी, अरे बोलो भाई, क्या वो इसी डायरेक्शन में होगी, और क्या ऐसे होगी। आई एक बार मैं साइड में लिख लेता हूँ, बोले सर जी किसको, पी वेक्टर को, और मैंने कहा इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो मैंने कह दिया एक बार के लिए मेरे भाई कितनी है 12। तो मैं अगर डायपोल मोमेंट लिखता तो वो क्या ऐसे ही आती मेरे भाई, मैंने कहा हाँ सर वो ऐसे ही आती। और अब मैं अगर बात करूं भाई, मैंने कहा मेरे पास एक ये जनरल पॉइंट है, कोई भी कुछ भी ऐसा जनरल पॉइंट है मेरे पास, ए पॉइंट, जो उसके सेंटर पे कितना एंगल बनाता है मेरे भाई, बोले सर जी थीटा, और जिसका पोजीशन वेक्टर मैंने कह दिया मेरे भाई कितना है, बोले सर जी आर है। तो बोले सर जी अब किसी जनरल पॉइंट पे कैसे निकालेंगे, तो मैंने कहा भाई इसके लिए अब हम थोड़ा सा क्या लगाएंगे, दिमाग। बोले सर जी आप लगाओगे, आप लोग लगाओगे घुटना, अरे हाँ या ना, बोले सर जी ऐसे बेइज्जती कर दी, हाँ भाई तेरी तो बहुत इज्जत है? अब इधर देखो मेरे भाई, बोले सर जी ये तो हमारे पास P वेक्टर है इस डायरेक्शन में, मैंने कहा हाँ। तो अब अगर मैं बात करता, अगर मैं इस R वेक्टर के परपेंडिकुलर और अलोंग अगर मैं क्या बना लूं, x और y एक्सिस बना लूं, तो कोई दिक्कत है क्या, बोले सर जी नहीं है। अब हम x एक्सिस और y एक्सिस ये ले रहे हैं, तो फिर हम वो वाली ले लेंगे, ये वाली x एक्सिस हो जाएगी और ये वाली y एक्सिस हो जाएगी। मैंने कहा बहुत बढ़िया, तो बना लो भाई साहब। मैंने कहा कि लेट सपोज, बोले सर जी क्या, मैंने कहा कि भाई ये हमारे पास एक बार के लिए ये होगी y एक्सिस, और इसके जो अलोंग है उसको मैंने कह दिया एक बार के लिए, बोले सर जी क्या, इसके अलोंग वाली को मैंने कह दिया कि सर, एक सेकंड, हाँ, इसके जो आर वेक्टर के अलोंग है, जो आर वेक्टर के अलोंग है उसको मैंने कह दिया कि सर एक बार के लिए वो तो है कौन सी एक्स एक्सिस, और जो ये परपेंडिकुलर वाली है ये कौन सी होगी मेरे भाई, ये होगी वाई एक्सिस। तो अब इधर देखो मेरे भाई, ये क्या था, बोले सर जी ये तो था पी वेक्टर। तो क्या मैं इस पी वेक्टर को इस एक्सिस के अलोंग और इस एक्सिस के परपेंडिकुलर तोड़ लूं, अरे हाँ भाई साहब वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी को तो तोड़ ही सकते हैं, अरे हाँ या ना। तो इधर देखो मेरे भाई, जब मैंने इसको रिजॉल्व किया, बोले सर जी इन नई एक्सिस के अलोंग, तो पी वेक्टर ऐसे था, तो ये वाला एंगल थीटा है, तो भाई ये कितना हो जाएगा, बोले सर जी ये हो जाएगा पी कॉस थीटा, अरे हाँ या ना। इसको दूसरे पेन से दिखाता हूं मैं, बोले सर जी ये हो जाएगा पी कॉस थीटा। और बोले सर जी ये कौन सा हो जाएगा, अब
ये तो चलो सर एक्स एक्सिस के अलोंग आ गया, तो वाई एक्सिस के अलोंग कौन सा आएगा? बोले सर जी ऐसे आएगा। और कौन सा आएगा मेरे भाई? बोले सर पी साइन थीटा। अरे हाँ या ना? तो इसका मतलब ये वाला जो कंपोनेंट होगा, बोले सर जी कौन सा? ये वाला जो कंपोनेंट होगा वो कौन सा कंपोनेंट होगा मेरे भाई? वो होगा पी साइन थीटा। अरे हाँ या ना? बात समझ में आई कि नहीं आई भाई? तो वैसे ही अब बोले सर जी अब इस हरे वाले वेक्टर का कोई भी काम नहीं है, ये हमारे लिए बेकार हो गया। अरे हाँ या ना? जैसे ब्रेकअप हो जाने के बाद तुम उसके लिए बेकार हो जाते हो, वैसे ही भाई साहब अब ये वाला वेक्टर हमारे किसी काम का नहीं रहा। अब हमारे पास बोले सर जी दो वेक्टर है। बोले सर जी एक तो ये वाला और एक ये वाला। अब मेरे को एक बात बता, बोले सर जी क्या इस वाली लाइन के लिए, इस वाली एक्सिस के लिए डाइपोल मोमेंट p cos थीटा है और इस डायरेक्शन में है, तो इस वाली डाइपोल के लिए क्या ये वाला जो पॉइंट है वो एक्सियल पॉइंट हो गया मेरे भाई? बोले सर जी हाँ एक्सियल पॉइंट हो गया। अरे हाँ या ना? बोलो क्या ये एक्सियल पॉइंट हो गया? और एक्सियल पॉइंट यार इधर देखो मेरे भाई, बोले सर जी क्या हमने इस वाले p वेक्टर को इस नई एक्सिस के अलोंग तोड़ लिया? अरे हाँ या ना? तो इसका मतलब ये एंगल अगर थीटा था तो ये p cos थीटा और ये p sin थीटा। तो अब इस वाले p cos थीटा के लिए तो क्या ये वाला जो पॉइंट है वो इसकी एक्सिस पर ही तो आ गया? अरे हाँ या ना? मैंने कहा हाँ सर, वो उसके एक्सिस पे ही आ गया। तो अगर वो उसकी एक्सिस पे आ गया तो भाई साहब एक्सियल पॉइंट पे तो हमने किसी भी डाइपोल, शॉर्ट डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना सीखा था अभी। बोले सर जी क्या 2kp/r³। अरे हाँ या ना? लेकिन 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 वहां पे p था, यहाँ पे कितना है मेरे भाई? यहाँ पे है p cos थीटा। अरे हाँ या ना? तो भाई साहब अगर मैं लिखता, बोले सर जी क्या अगर मैं लिखता यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड अगर डिफाइन करता, बोले सर जी कैसे? अगर मैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन करता इस वाले की वजह से, तो क्या वो इसी के अलोंग आती? याद करो एक्सियल पॉइंट पे किसी भी शॉर्ट डाइपोल की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आती थी, क्या वो डाइपोल मोमेंट के, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के पैरेलल आती थी? अरे हाँ या ना? बोले सर जी हाँ। तो इसका मतलब यहाँ पे जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी इस p cos थीटा की वजह से, क्या वो इसी के अलोंग आएगी? अरे हाँ या ना? मैंने कहा हाँ जी। और वो कितनी आएगी? बोले सर जी वो आती थी, वो कितनी आती थी? बोले सर जी 2kp, जहाँ पे p पहले p होता था, अब यहाँ पे कितना है मेरे भाई? p cos थीटा। और वो कितने डिस्टेंस पे था? बोले सर जी r³। अरे हाँ या ना? मैंने कहा बहुत बढ़िया। अब बोले सर जी इस वाले p cos थीटा की वजह से तो हमने देख लिया, लेकिन बचा कौन? बोले सर जी अब ये p sin थीटा। अब मेरे को एक बात बता, क्या अब ये वाला जो p sin थीटा है इसके लिए जो ये a पॉइंट है, क्या वो इक्वेटोरियल पॉइंट हो गया? अब देखो भाई, क्या अब ये इक्वेटोरियल पॉइंट हो गया? मैंने कहा हाँ सर इक्वेटोरियल पॉइंट हो गया। अब अगर ये इक्वेटोरियल पॉइंट हो गया और p sin थीटा जो डाइपोल मोमेंट है वो इस डायरेक्शन में है, तो मैंने अभी 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 बताया था कि किसी भी शॉर्ट डाइपोल की वजह से किसी इक्वेटोरियल पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आती है वो हमेशा डाइपोल मोमेंट के एंटी पैरेलल आती है। और कितनी आती है मेरे भाई? बोले सर जी kp/r³ आती है। तो एक बात बता, वहां पे तो p होता था, यहाँ पे बस p sin थीटा है, तो इसकी वजह से कितनी आएगी मेरे भाई? बोले सर जी इसकी वजह से आएगी kp sin थीटा/r³। अरे हाँ या ना? कितनी आएगी मेरे भाई? बोले सर जी kp sin थीटा/r³। और अगर ये डाइपोल मोमेंट ऐसे है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आएगी। अरे हाँ या ना? अगर ये डाइपोल मोमेंट ऐसे है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आएगी मेरे भाई। अरे हाँ या ना? तो इसका मतलब अब अगर मैं बात करता तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसे आती। और वो कितनी आती मेरे भाई? बोले सर जी kp sin थीटा/r³। अरे हाँ या ना? बोलो भाई, बोलो। मैंने कहा बहुत बढ़िया। अब बोले सर जी अब हमारे पास दोनों की वजह से, जो दोनों डाइपोल हमने बनाए थे, एक डाइपोल को तोड़ के जब हमने दो डाइपोल बनाए थे, तो उन दोनों डाइपोल की वजह से मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड आ चुकी है इस पॉइंट पे। तो अब मैं क्या करूंगा? बोले सर जी अब इनका रिजल्टेंट निकालेंगे। दो वेक्टर का रिजल्टेंट अगर हमें निकालना होता था तो हम कैसे निकालते थे? बोले सर जी √a² + b² + 2ab cos थीटा। अगर मैं बात करता, बोले सर जी क्या, कि भाई लेट्स सपोज इनका जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो कुछ ऐसे निकलेगा, लेट्स सपोज, मान लो। बोले सर जी हम तो कुछ भी मान सकते हैं। अरे भाई ज्यादा नहीं मानना है, यहाँ पे ध्यान दो इधर। बोले सर जी अगर मैं कहूं कि भाई ये वाला जो एंगल है अल्फा है, अरे हाँ या ना?
ये वाला जो एंगल है अल्फा है। अब क्या आपको दिखाई दे रहा है? बोले सर जी क्या ये जो दो वेक्टर है वो आपस में 90 डिग्री पे इंक्लाइन है? मैंने जो नई एक्सिस बनाई थी वो आपस में 90 डिग्री पे तो थी मेरे भाई, अरे हाँ या ना? और ये जो दो डाइपोल, जो दो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है क्या वो भी तो 90 डिग्री पे ही होगी? एक तो इस एक्स एक्सिस के अलोंग आ रही है, एक वाई एक्सिस के अलोंग आ रही है, और एक्स और वाई दोनों एक्सिस आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। तो इसका मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी क्या वो भी म्यूचुअली परपेंडिकुलर आएगी? मैंने कहा हाँ सर। तो इसका मतलब अगर मैं ई नेट का मैग्नीट्यूड निकालता, बोले सर जी कैसे? मैग्नीट्यूड ऑफ ई नेट, तो वो भाई साहब कैसे लिखता? बोले सर जी एक तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, और 2ab cos थीटा आता था लेकिन थीटा यहाँ पे 90 हो गया, तो वो वाली टर्म क्या होगी मेरे भाई? बोले सर जी वो जीरो हो गई। तो इसका मतलब बोले सर जी एक तो इसका स्क्वायर लिखूंगा 2kp cos थीटा बाय आर क्यूब का होल स्क्वायर, प्लस एक इसका स्क्वायर, बोले सर जी कितना? kp sin थीटा बाय आर क्यूब इसका स्क्वायर और इसकी पावर 1/2। अरे हाँ या ना? ऐसे लिखूंगा मेरे भाई? मैंने कहा हाँ सर। तो अब इसका मतलब मैंने कहा मॉड्यूलस ऑफ ई नेट कितना आएगा मेरे भाई? अब इसको, इसका स्क्वायर ओपन करो, 4k² p² cos स्क्वायर थीटा अपॉन में r की पावर 6 प्लस k² p² साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में r की पावर 6 और इसकी पावर 1/2। अब मेरे को एक बात बताओ भाई, क्या दोनों में आपको k² p² अपॉन आर क्यूब दिखाई दे रहा है? बोले सर जी हाँ। तो भाई साहब इसको कॉमन ले लो और रूट से बाहर निकाल लो। तो जब मैंने इनको कॉमन लिया तो इसको मैंने रूट से बाहर निकाला तो वो भाई साहब कुछ ऐसे आया, इधर देखो यार, मॉड्यूलस ऑफ ई नेट इज इक्वल टू के पी बाय आर क्यूब। तो बाहर आ गया कॉमन होके, रूट से बाहर आएगा तो स्क्वायर हट जाता था। अरे हाँ या ना? बोले सर जी हाँ। तो अंदर क्या बचा? बोले सर जी अंदर बचा 4, अंदर 4 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इसका होल पावर 1/2। तो अगर मैं इसका मॉड्यूलस लिखता, बोले सर जी कैसे? के पी बाय आर क्यूब, इसको मैं 3 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, अगर मैं इसको लिखता तो क्या ये ये होल पावर 1/2। अब ये तो बच्चा, अबे 11th तो पास ही हो, 10th तो पास हो मेरे भाई। बोले सर जी 10th तो पास है। 10th में भाई साहब ये छोटी छोटी आइडेंटिटीज प्रूव करके खुद को मैथमेटिशियन समझने की फीलिंग आती रही है। ठीक है भाई। बोले सर जी cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 को प्रूव कर दिया। भाई अब हमसे बड़ा मैथमेटिशियन तो कोई नहीं है। अरे हाँ या ना? ऐसी फीलिंग आती थी। तो भाई साहब अब ये इधर देखो, क्या अब आपको दिखाई दे रहा है कि ये तो 1 बन गया? मैंने कहा हाँ सर। तो ये नेट कितना आ गया? बोले सर जी के पी बाय आर क्यूब 1 प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा और इसकी पावर 1/2। और ये कितना आ गया? ये आ गया मॉड्यूलस किसका? ई नेट का मैग्नीट्यूड आ गया मेरे भाई। ई नेट का मैग्नीट्यूड आया ये, याद रखिएगा। अरे हाँ या ना? और बोले सर जी इसकी डायरेक्शन कैसे पता करेंगे? भाई साहब मैंने कहा कि डायरेक्शन के लिए हम क्या देखते थे? बोले सर जी हम एंगल देखते थे, एंगल वेंगल देखते थे। बोले सर जी अब इधर देखो, अब क्या इधर आपको दिखाई दे रहा है? मैंने कहा कि ये एंगल अल्फा पे, एंगल अल्फा पे जो इसका नेट वेक्टर है वो क्या है मेरे भाई? इंक्लाइन है। अरे हाँ या ना? एंगल अल्फा पे जो इसका नेट वेक्टर है वो क्या है मेरे भाई? इंक्लाइन है। तो क्या तू tan अल्फा लिख सकता है? बोले सर जी हाँ हम tan अल्फा लिख सकते हैं। तो अगर मैं तेरे से कहता, बोले सर जी क्या, अगर मैं आपसे कहता कि सर ये ऐसे आगे आगे आ गया इसको, ठीक है, और हाँ ठीक है। अब अगर मैं आपसे कहता, बोले सर जी क्या, अब अगर मैं आपसे कहता, इसको एक बार पार्टीशन कर लेता हूँ यहाँ पे मैं। अब अगर मैं यहाँ से कहता कि भाई मुझे तो tan अल्फा बता दो, tan अल्फा तू कैसे बताएगा? बोले सर जी देखिए tan अल्फा, इस वेक्टर को मैं यहाँ पे लेके आ सकता हूँ, तो tan अल्फा परपेंडिकुलर ओवर बेस, tan अल्फा परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर ओवर बेस। अरे हाँ या ना? बोलो मेरे साथ। बोले सर जी tan अल्फा बराबर परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो परपेंडिकुलर कितना है मेरे भाई? बोले सर जी परपेंडिकुलर है kp साइन थीटा बाय आर क्यूब अपॉन में बेस कितना था? 2kp cos थीटा बाय आर क्यूब।
अब भाई साहब कुटर कुटर काटा पीटी कर लो। बोले सर जी आर क्यूब से आर क्यूब मर गया, पी से पी मर गया, के से के मर गया, अब बचा क्या? बोले सर जी बचा क्या? टेन थीटा बाय 2। अरे हाँ या ना? और ये सारी कहानी हम किसके लिए कर रहे हैं मेरे भाई? ये सारी कहानी हम शॉर्ट डायपोल की वजह से कर रहे हैं। अरे हाँ या ना बोलो मेरे भाई। ये जितने भी रिजल्ट्स हमने लगाए हैं ये किसकी वजह से लगाए हैं? बोले सर जी शॉर्ट डायपोल की वजह से। अरे हाँ या ना? बोले सर जी हाँ। क्या समझ में आया? बोले सर जी बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया। तो इसका मतलब हमने इलेक्ट्रिक डायपोल की वजह से 3 जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ी। सबसे पहले बोले सर जी किसकी वजह से? मैंने कहा सबसे पहले हमने इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ी किसकी वजह से? एक्सियल पॉइंट पे। फिर हमने पढ़ी बोले सर जी इक्वेटोरियल पॉइंट पे, और फिर हमने पढ़ी किसी भी जनरल पॉइंट पे। और वो रिजल्ट यहाँ से क्या हो रहे हैं मेरे भाई? वेरीफाई भी हो रहे हैं। अगर मैं कहता बोले सर जी क्या कि अगर मैं कहता भाई मेरे को तो एक्सियल पॉइंट पे चाहिए, मेरे पास ओरिजिनल डायपोल तो यही था। अरे हाँ या ना? मेरे को इसके एक्सिस पे चाहिए, तो अगर एक्सिस पे बात करता तो जो ये पॉइंट ए है क्या वो यहाँ पे आ जाता? मैंने कहा हाँ सर। तो भाई साहब इसका जो पोजीशन वेक्टर होता उसका डायपोल के सेंटर के साथ कितना एंगल होता? बोले सर जी 0। दिखाई दे रहा होगा। बोले सर जी ये आर वेक्टर ये हो जाता, और ये जो सेंटर वाला सेंटर से कितने एंगल पे डिफाइन है? सॉरी यार, ठीक है, सेंटर से कितने एंगल पे डिफाइन है? बोले सर जी 0 डिग्री पे। तो मैं क्या करता? बोले सर जी मैं यहाँ पे थीटा की जगह 0 रखता। अगर देखो भाई साहब अगर मैं एट एक्सिस पे बात करता, एट एक्सिस थीटा इज इक्वल टू 0। अरे हाँ या ना? अगर मैं थीटा इज इक्वल टू 0 यहाँ पे रखता तो कितना मॉड्यूलस आता मेरे भाई? वो आता के पी बाय आर क्यूब इंटू 1 प्लस 3 कॉस स्क्वायर 0 की पावर 1/2। और कॉस 0 कितना होता है मेरे भाई? बोले सर जी 1 होता है। तो इसका मतलब ये 1 हो गया। 1 प्लस 3 कितना मेरे भाई? बोले सर जी 4। और 4 की रूट कितनी आएगी मेरे भाई? बोले सर जी 2। तो अभी भी यहाँ से वही रिजल्ट आ रहा है जो हमने डेराइव किया था, 2 kp बाय आर क्यूब। अरे हाँ या ना? बोलो भाई। बोले सर जी हाँ। अब अगर वैसे ही मैं बात करता, बोले सर जी किस पॉइंट के लिए? इक्विटोरियल पॉइंट के लिए। तो इक्विटोरियल पॉइंट के लिए भाई इधर देख, इक्विटोरियल पॉइंट के लिए क्या ये जो एंगल है वो ये पॉइंट यहाँ पे आ जाता? मैंने कहा हाँ सर। और यहाँ वाले पॉइंट के लिए जो एंगल होगा वो कितना होगा मेरे भाई? बोले सर जी वो एंगल हो जाएगा कितना? 90। अरे हाँ या ना? वो एंगल कितना हो जाएगा मेरे भाई? बोले सर जी 90 हो जाएगा। तो इसका मतलब अब अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो इसका मतलब मैं थीटा की जगह क्या रखूंगा मेरे भाई? बोले सर जी थीटा की जगह मैं 90 रखूंगा। थीटा की जगह मैं 90 रखूंगा, और जैसे ही तू थीटा की जगह यहाँ पे 90 पुट करेगा तो cos 90 कितना होता है मेरे भाई? बोले सर जी cos 90 होता है 0। तो भाई साहब ये 0 हो गया। और 1 की स्क्वायर रूट कितनी होती है भाई साहब? वो तो 1 ही होती है। तो नेट क्या आया आंसर? बोले सर जी जो नेट आया वो आया के पी बाय आर क्यूब। अरे हाँ या ना? बात समझ में आई कि नहीं आई भाई? बोलो। बोले सर जी बात समझ में आ गई, बहुत अच्छे से आ गई। अब बोले सर जी कोई अगर आपसे पूछ ले कि भाई मुझे तो ये बता दो आप, ये हमारे पास किसी भी जनरल पॉइंट पे, ये हमारे पास किसी भी जनरल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक डायपोल के किसी भी जनरल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आ गया? मैंने कहा हाँ आ गया। तो अब अगर आपसे कोई पूछे कि भाई मुझे तो आप ये बता दो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी और मिनिमम इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, मैंने कहा बहुत बढ़िया। तो अब अगर मैं बात करता आपसे, बोले सर जी क्या? बोले सर जी हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आया था, मैंने कहा कौन सा फॉर्मूला आया था किसी भी जनरल पॉइंट पे? वो क्या ये आया था के पी बाय आर क्यूब इंटू 1 प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा, और इसकी पावर कितनी है मेरे भाई? बोले सर जी 1/2। अरे हाँ या ना? बोले सर जी बिल्कुल। लेकिन अब मेरे से कोई पूछ ले, बोले सर मेरे को तो इलेक्ट्रिक फील्ड की मैक्सिमम वैल्यू बता दो, तो भाई इधर देख, जो कुछ भी वेरी कर रहा है यहाँ पे क्या वो थीटा ही वेरी कर रहा है? हम थीटा को ही बदल सकते हैं मेरे भाई? बोले सर जी हाँ। तो इसका मतलब थीटा में कुछ भी कुटर पुटर करने से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू मिलेगी। तो एक बात बता भाई, थीटा किसके अंदर है? बोले सर जी कॉस स्क्वायर के फंक्शन के अंदर है। और याद कर मैथ्स में तुम्हें पढ़ाया जाता है 12th में कि कॉस स्क्वायर की जो रेंज होती है वो कितनी होती है मेरे भाई? बोले सर जी रेंज ऑफ
कॉस स्क्वायर थीटा वो कितनी होती है मेरे भाई? बोले सर जी 0 से लेके 1। भाई साहब वो अलग यही होती है कॉस स्क्वायर थीटा की, ठीक है। हर इंटरवल की बात कर ले, चाहे फिजिक्स में बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। तो अब अगर मैं बात करता, बोले सर जी कॉस स्क्वायर थीटा की जो रेंज होती है वो होती है 0 से लेके 1, यानी कि अगर मैं कॉस स्क्वायर थीटा की मिनिमम वैल्यू पुट करूंगा तो मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड की मिनिमम वैल्यू मिल जाएगी, और अगर मैं कॉस स्क्वायर थीटा की मैक्सिमम वैल्यू पुट करूंगा तो मुझे भाई साहब इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या मिल जाएगी? बोले सर मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगी। तो वैसे ही अगर मैं बात करता, बोले सर जी क्या ई मैक्स कितनी आएगी? सो ई मैक्स आएगी कॉस स्क्वायर थीटा की मैक्सिमम वैल्यू पुट करने से। तो इसका मतलब अब अगर मैं बात करता के पी बाई आर क्यूब 1+3 कॉस स्क्वायर थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है मेरे भाई? बोले सर जी 1 है। तो ये कितनी आ गई मेरे भाई? बोले सर जी 1 आ गई। तो ये कितनी आ गई? 1+3। 1+3 कितना होता है मेरे भाई? बोले सर जी वो 4 होता है। और 4 की स्क्वायर रूट कितनी भाई साहब? बोले सर जी 2। तो ये कितनी आ गई मेरे भाई? 2 k p/r क्यूब। अरे सर जी ये तो एक्सियल पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है किसी भी शॉर्ट डाइपोल की वजह से, ये तो वही आ गई। मैंने कहा हाँ भाई साहब, तो इसका मतलब क्या ई मैक्स ई एट एक्सिस ही हो जाएगा? मैंने कहा हाँ भाई साहब, बहुत बढ़िया। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई मुझे तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड की मिनिमम वैल्यू बता दो, तो बोले सर जी हम कुछ नहीं करेंगे, हम कॉस स्क्वायर थीटा की मिनिमम वैल्यू पुट कर देंगे, और अगर हमने कॉस स्क्वायर थीटा की मिनिमम वैल्यू पुट कर दी तो हमें क्या मिल जाएगा? बोले सर जी हमें मिल जाएगा ई मिनिमम। तो वैसे ही अगर मैं फिर से इसका अगर पार्टीशन कर दूं यहाँ पे, तो यहाँ पे अगर मैं ई मिनिमम निकालता, बोले सर जी कितना आएगा? k p/r क्यूब 1+3 कॉस स्क्वायर थीटा की भाई साहब मिनिमम वैल्यू कितनी? बोले सर जी 0। तो इसका मतलब यहाँ पे मैं 0 रखता और इसकी पावर 1/2। ई मिनिमम कितना आ गया मेरे भाई? बोले सर जी k p/r क्यूब। अरे सर जी ये तो इक्विटोरियल पॉइंट पे आ गया। अरे हाँ या ना? अरे सर जी ये तो इक्विटोरियल पॉइंट पे आ गया किसी भी शॉर्ट डाइपोल की वजह से, किसी भी शॉर्ट डाइपोल की वजह से, किसी भी शॉर्ट डाइपोल की वजह से जो इक्विटोरियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड आती थी, ये तो उसका फॉर्मूला आ गया। तो इसका मतलब क्या? तो इसको ये लिख सकता है ई इक्विटोरियल। मैंने कहा हाँ जी। तो क्या अब तू यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम और मिनिमम निकाल सकता है मेरे भाई? बोले सर जी हाँ निकाल सकते हैं। तो अब अगर कल को आपसे कोई पूछे कि भाई मुझे तो आप ये बता दो कि मुझे तो ई मैक्स अपॉन ई मिन बता दो, तो क्या करेगा? बोले सर जी मैं तो रेशियो ले लूंगा। मैंने कहा बहुत बढ़िया, रेशियो ले ले। बोले सर जी ई मैक्स कितनी होगी? बोले सर जी जो एक्सिस पे होती है, और वो एक्सिस पे कितनी होती है? बोले सर जी 2 k p/r क्यूब डिवाइडेड बाय भाई साहब ई मिनिमम। ई मिनिमम कितनी होती है भाई साहब? जो इक्विटोरियल पे होती है, और इक्विटोरियल पे कितनी होती है मेरे भाई? बोले सर जी k p/r क्यूब डिवाइडेड बाय के पी बाय आर क्यूब। अब आर क्यूब से आर क्यूब कट गया, के पी से के पी कट गया, और ये आ गया 2:1। अरे हाँ या ना? बोलो भाई ये कितना आ गया मेरे भाई? बोले सर जी ये आ गया 2:1। बहुत बढ़िया। अरे हाँ या ना? अब जल्दी से भाई साहब इन सारी चीजों को कॉपी कीजिए आप विद इन जस्ट स्क्रीन पॉज कीजिए और इस सभी को नोट कीजिए, ठीक है मेरे भाई? सबसे पहले ये नोट कीजिए भाई, ले लो यार, ठीक है। नेक्स्ट, रेहान, बोले सर जी ये भी नोट कर लिया। नेक्स्ट, इसको भी नोट करो भाई। बोले सर जी इसको भी नोट कर लिया। अब नेक्स्ट इसको, बोले सर जी इसको भी नोट कर लिया। अब इसको, बोले सर जी इसको भी नोट कर लिया। अब इसको, बोले सर जी इसको भी नोट कर लिया। अरे हाँ या ना? बोलो। अब इसको, बोले सर जी इसको भी नोट कर लिया साथ साथ में। अब इसको नोट कर लो मेरे भाई। बोले सर जी इसको भी नोट कर लिया। अरे हाँ या ना? अब बोले सर जी अब थोड़े, अब इस पे एक दो क्वेश्चंस कर लेते हैं अपन। अरे हाँ या ना? बोले सर जी ठीक है, इस पे एक दो क्वेश्चंस कर लेते हैं।
अब बोले सर, मैंने कहा कि चल भाई इस पे एक क्वेश्चन कर लेते हैं अपन, ठीक है। मैंने कहा कि भाई लेट सपोज ये मेरे पास, ठीक है भाई, मैंने कहा कि मेरे पास एक तो ये वाला डाइपोल है छोटा सा, बहुत इत्तू सा डाइपोल है मेरे भाई, इत्तू सा, ठीक है मेरे भाई। मेरे पास क्या है भाई साहब, इत्तू सा डाइपोल है। और एक मेरे पास एक ये वाला डाइपोल है। बोले सर जी कौन सा? एक मेरे पास ये वाला डाइपोल है, ऐसा। इसको एक काम करते हैं, इसको ऐसा लेते हैं P2, ठीक है। और इसके लिए इसको ऐसा, और इसको इसके लिए, ठीक है। ठीक है मेरे भाई, अब इधर देख, मैंने कहा कि भाई एक तो मेरे पास ये वाला डाइपोल है छोटा सा P1, और एक मेरे पास ये वाला डाइपोल है कौन सा? बोले सर जी P2। मैंने कहा कि भाई मेरे को किसी ए पॉइंट जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं A, B, मुझे इस ए पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बता दो। मुझे इस ए पॉइंट पे आप नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बता दो। तो क्या बता पाओगे? बोले सर जी बता पाएंगे, बिल्कुल बता पाएंगे। कोशिश करो, 1 सेकंड का टाइम है, स्क्रीन पॉज करके। तो आई होप आपने ट्राई कर लिया होगा मेरे भाई। बोले सर जी हाँ ट्राई कर लिया। बोले सर अब सबसे पहले P1 की बात करूं, तो भाई P1 की वजह से देख, क्या ये तेरे को दिखाई दे रहा है, ये जो A वाला जो पॉइंट है वो इसके इक्विटोरियल लाइन पे है? मैंने कहा हाँ सर ये इसकी इक्विटोरियल लाइन पे है। तो अगर ये इसके इक्विटोरियल लाइन पे है तो भाई साहब इक्विटोरियल पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आती थी, क्या वो डाइपोल मोमेंट की हमेशा एंटी पैरेलल आती थी? और कितनी आती थी मेरे भाई? बोले सर जी K P/R³ आती थी। तो इसका मतलब अब अगर मैं यहाँ पे लिखता, बोले सर जी क्या इसका मतलब, अब अगर मैं यहाँ पे लिखता तो जो भी इसकी वजह से P1 की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, क्या वो ऐसे आएगी? और अगर मैं उसको E1 लिख दूं तो वो कितनी आएगी मेरे भाई? K P/, अब इसका डिस्टेंस कितना होगा? तो वो y एक्सिस के पैरेलल है, और y में कितना डिस्टेंस है मेरे भाई? बोले सर जी B है। तो इसकी क्या आएगा? बोले सर जी K P/B3, सॉरी 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 यार, सॉरी, ठीक है। बोले सर जी अब इधर देख, अब मैंने कहा कि सर अब हमारे पास ये दूसरा डाइपोल है, अरे हाँ या ना? अब मैंने कहा कि ये मेरे पास दूसरा डाइपोल है, और क्या ये जो पॉइंट है वो दूसरे डाइपोल की एक्सिस पे लाई कर रहा है? मैंने कहा हाँ सर। ये देख यार, क्या ये जो दूसरा डाइपोल है ऐसे है, और ये जो पॉइंट है वो भी इसी लाइन पे लाई कर रहा है, इसकी एक्सिस वाली लाइन पे? मैंने कहा हाँ सर। तो एक्स किसी भी शॉर्ट डाइपोल की वजह से, मैंने बताया था एक्सिस के किसी पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो कितनी होती है मेरे भाई? बोले सर जी 2K P/R³। और कैसी होती है? बोले सर जी डाइपोल मोमेंट के पैरेलल होती है। तो इसका मतलब यहाँ पे जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, क्या वो इस डायरेक्शन में आएगी? बोले सर जी हाँ, अरे हाँ या ना? तो इसका मतलब और कितनी आएगी? बोले सर जी 2K P2 में डिस्टेंस कितना है? बोले सर जी एक्स एक्सिस के पैरेलल डिस्टेंस है, वो कितना है मेरे भाई? बोले सर जी A है। तो क्या ये A ऐसे हो जाएगा? और अब अगर मैं कह दूं, बोले सर जी क्या, अब अगर मैं कह दूं कि भाई, मैं अगर कह दूं यहाँ पे मैंने पॉजिटिव एक्स एक्सिस को पॉजिटिव माना है, यानी कि प्लस आई कैप को मैंने पॉजिटिव माना है, तो इस ए पॉइंट पे जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो कितनी आएगी मेरे भाई? बोले सर जी अगर मैं वेक्टर वाइज लिखता तो क्या ऐसे लिखता, 2K P2/A³ आई कैप प्लस K P1/B³, और ये कितनी कैसी है मेरे भाई? माइनस आई कैप। और अगर मैं इसको ओवरऑल लिखता तो क्या वो ऐसे आती, अरे हाँ या ना? माइनस K P1/B³ आई कैप, अरे हाँ या ना? बोलो भाई, अरे हाँ या ना? एक तो ये क्वेश्चन हो गया। अब कल को आपसे ये कह दे कि भाई अगर इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए 0 है, तो मुझे A/B का रेशियो बता दो, तो क्या तब भी बता पाओगे? बोले सर जी अगर आपने कहा कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड A पे 0 है, तो इसका मतलब जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड आगे उतनी ही इलेक्ट्रिक फील्ड
पीछे। तो इसका मतलब क्या, मैं दोनों के मैग्नीट्यूड को बराबर बराबर कर दूं क्या मेरे भाई? बोले सर जी हाँ कर सकते हैं। तो इसका मतलब बोले सर, और हाँ 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 मेरे भाई हाँ, एक बात और याद रखना, एक कंडीशन और देगा यहाँ पे। बोले सर जी क्या, P1 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ P2। अरे हाँ या ना? तो जब वो आपको ये कंडीशन देगा तो अब आप दोनों के मैग्नीट्यूड को बराबर रख दो, के P1 बाय बी क्यूब इज इक्वल टू 2 के P2 बाय ए क्यूब। अब के से के मर गया, अब ए क्यूब को तो उधर ले जा, ए क्यूब अपॉन में बी क्यूब, और ये कितना आ गया मेरे भाई? बोले सर जी 2P2 बाय P1। और चूंकि हमें ये रिलेशन दे रखा है P1 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ P2, अरे हाँ या ना, P1 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ P2। या फिर एक काम करो, इसको आप ऐसे ले लो। बोले सर जी कैसे? मैंने कहा इसको आप ऐसे ले लो, P2 इज इक्वल टू 4 टाइम्स, P2 इज इक्वल टू 4 टाइम्स P1, P2 इज इक्वल टू 4 टाइम्स P1। तो ये कैसे होगा मेरे भाई? बोले सर जी P2 की जगह तू 4 टाइम्स P1 चिपका दे, तो ये आ गया 4 टाइम्स P1 अपॉन में P1, P1 P1 कैंसिल हो गया, और ये कैसे आ गया मेरे भाई? बोले सर जी ये आ गया a क्यूब बाई बी क्यूब इज इक्वल टू 8। अब तू दोनों साइड क्यूब रूट ले ले, अब तू बोथ साइड क्यूब रूट लेगा तो ये आएगा 8 की पावर 1/3, और 8 को तू कैसे लिख सकता है? बोले सर 2 का क्यूब, यानी कि a बाई बी का रेशियो क्या आ गया मेरे भाई? बोले सर जी 2 आ गया। अरे हाँ या ना? बात समझ में आई कि नहीं? मैंने कहा हाँ सर। तो भाई जल्दी से इसको नोट करो, ये रिलेशन आपको देगा वो, अगर उसको रेशियो निकलवाना हुआ तो। अरे हाँ या ना? बोलो मेरे भाई। मैंने कहा हाँ सर। तो जल्दी से भाई साहब इसको छापो यार, छापो भाई जल्दी से। छापो 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 छापो। अब बोले सर जी, अब चलो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड तो पढ़ ली, अरे हाँ या ना? हमने इलेक्ट्रिक फील्ड तो पढ़ ली, अब बारी आती है भाई साहब। बोले सर किसी भी इलेक्ट्रिक डायपोल की वजह से पोटेंशियल पता लगाने की किसी भी पॉइंट पे, तो चलो अपन पहले उसकी बात करते हैं। मैंने कहा कि क्या कहा? मैंने कहा सर हमारे पास एक ये इलेक्ट्रिक डायपोल है, लेट्स सपोज मैंने कहा कि भाई साहब ये मेरे पास माइनस क्यू है और ये मेरे पास प्लस क्यू है, और मैंने कहा कि डायपोल मोमेंट कुछ ऐसे होगी, एक मिनट इसको सही करता हूं मैं, डायपोल मोमेंट कुछ ऐसे होगी। मैंने कहा इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है मेरे भाई? बोले सर जी 12 है। अरे हाँ या ना? तो अब मेरी बात सुन। बोले सर जी क्या? मैंने कहा कि भाई सबसे पहले तो मेरे को एक्सिस के किसी पॉइंट पे पोटेंशियल बता दे, फिर मुझे इक्विटोरियल पॉइंट पे फिर मुझे इक्विटोरियल पॉइंट पे पोटेंशियल बता दे, और फिर हम बात करेंगे बोले सर जी किसी भी जनरल पॉइंट पे। भाई साहब एक बात याद रखिएगा, जनरल पॉइंट पे अगर हम पोटेंशियल निकालते हैं तो भाई साहब उसकी डेरिवेशन हमारे किसी भी काम की नहीं है। वी हैव टू फोकस ओनली ऑन द रिजल्ट्स इन दिस केस। जहां डेरिवेशंस की जरूरत होगी वहां मैं आपको करवा रहा हूं मेरे भाई, लेकिन 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 डेरिवेशन इज नॉट इंपॉर्टेंट, विच जितना रिजल्ट इंपॉर्टेंट है उतना भाई साहब डेरिवेशन इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है मेरे भाई? अरे हाँ या ना? तो अब मेरी बात सुनिए आप। बोले सर जी ए पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आती थी एक्चुअल पॉइंट पे? बोले सर जी आती थी 2 K P/R क्यूब। अरे हाँ या ना? यही आती थी। बोले सर जी यही आती थी। बोले सर अब हमने एक रिलेशन पढ़ा था, dv इज इक्वल टू माइनस ऑफ ई डॉट डी आर, ये रिलेशन पढ़ा था हमने। तो भाई साहब उसी रिलेशन से, तो भाई साहब अगर मैं बात करता dv इज इक्वल टू माइनस ऑफ ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर, भाई साहब जो आर वेक्टर था वो भी इसी डायरेक्शन में था, इलेक्ट्रिक फील्ड थी वो भी इसी डायरेक्शन में थी। तो इसका मतलब अगर मैं यहाँ पे करता dv इज इक्वल टू ई डी आर कॉस जीरो, तो ऐसे ही हो जाता 2 K P/R
आर क्यूब डी आर कॉस जीरो। अरे हाँ या ना, और माइनस एक पहले से ही था, तो जब तू इसको बाहर निकालेगा -2kp और ये r की पावर -3 हो जाएगा। r की पावर -3 का इंटीग्रेशन r की पावर -3 प्लस 1 अपॉन में -3 प्लस 1, और -3 प्लस 1 कितना होता है? बोले सर जी -2 होता है। तो क्या वो नीचे एक -2 आएगा और ऊपर वाला -2 आपस में कैंसिल हो जाएगा? अरे हाँ या ना? यार करके दिखा देता हूँ भाई, कोई दिक्कत नहीं। ऐसा ही आएगा मेरे भाई। बोले सर जी हाँ ऐसा ही आएगा। तो इसका मतलब अब अगर मैं बात करता इन्फिनिटी से लेके आर डिस्टेंस तक, इन्फिनिटी से लेके आर डिस्टेंस तक अगर मैं बात करता तो क्या वो ऐसे ही आता? बोले सर जी क्या -2kp अपॉन में -3 प्लस 1, और ये कितना आता? बोले सर जी ये आता 1 अपॉन आर स्क्वायर इन्फिनिटी से लेके स्मॉल आर। मैंने कहा हाँ सर। अबे पोटेंशियल हमने कैसे डिफाइन किया था? वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट, यही हमारा था पोटेंशियल। तो भाई साहब वही तो मैंने किया, इन्फिनिटी से किसी आर डिस्टेंस पे लाने के लिए किसी पॉइंट पॉजिटिव यूनिट पॉजिटिव चार्ज को जो वर्क डन करना होता है वही तो मैंने किया भाई साहब, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। अरे हाँ या ना? तो बस भाई साहब इसको जब आप कुटर पुटर करोगे, इसको मैं एक बार यहाँ पे लिख देता हूँ, तो वो क्या आएगा? बोले सर जी वो आएगा v एट आर माइनस वी एट इन्फिनिटी, क्योंकि ये टोटल डेल्टा वी हो जाएगा। और डेल्टा वी तो कैसे लिखता था, यानी कि चेंज इन पोटेंशियल कैसे लिखता था? बोले सर जी फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल। तो बस भाई साहब वैसे ही फाइनल पोटेंशियल मेरे को आर पे पता लगाना है, और इनिशियल पोटेंशियल मैंने अगर इन्फिनिटी पे माना है, तो इसका मतलब ये ऐसे हो गया। बोले सर जी -2kp अपॉन में -2 और ये हो गया मेरे भाई कितना? 1 अपॉन आर स्क्वायर माइनस 1 अपॉन इन्फिनिटी। 1 बाई इन्फिनिटी इज इक्वल टू 0, और हमें पता है इन्फिनिटी पे पोटेंशियल भी हम 0 मानते हैं। तो v एट r जो कि एक्सियल पॉइंट है उस पे कितना आया मेरे भाई? -2 से -2 कट गया, kp बाय आर स्क्वायर। अरे हाँ या ना? बोलो भाई बात समझ में आई कि नहीं आई भाई? बोले सर जी बात तो समझ में आ गई, लेकिन ये समझ में नहीं आया जो पोटेंशियल है वो तो स्केलर है, और जो ये डाइपोल मोमेंट है वो वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसका क्या रिलेशन है? हमें ये समझ में नहीं आया कि एक वेक्टर क्वांटिटी और एक स्केलर क्वांटिटी आपस में ऐसे इक्वल रिलेशन कैसे आ रहा है। तो भाई इसको ऐसे समझो आप कि भाई साहब इसको आप ऐसे कर लो के पी डॉट आर अपॉन में आर क्यूब। अब बोले सर एक्सियल पॉइंट पे अगर मैं बात करूं तो आर वेक्टर ऐसे ही होगा। अरे हाँ या ना? आर वेक्टर ऐसे ही होगा और पी वेक्टर भी ऐसे ही होगा। तो जब तू पी डॉट आर करेगा तो दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री है, और जब तू पी डॉट आर करेगा तो पी आर कॉस जीरो 1 हो गया, तो ऊपर बचा पी आर। बोले सर जी प्यार है प्यार? भाई प्यार नहीं पी आर। अरे हाँ या ना? बोले सर जी पी आर बचेगा और नीचे आर क्यूब, तो एक आर से एक आर कट गया और क्या क्या रिजल्ट आ जाएगा? बोले सर जी के पी बाय आर स्क्वायर। और बस हमारा वही तो रिजल्ट आया मेरे भाई। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो। छापो छापो भाई, छापो छापो छापो। बोले सर जी छाप लिया। अब बोले सर अब वैसे ही एक इक्विटोरियल पॉइंट पे अगर मैं बात करता, बोले सर जी क्या? अगर मैं एक इक्विटोरियल पॉइंट पे बात करता, यार इसी स्लाइड को कॉपी कर लेता हूँ ना भाई, इसी स्लाइड को कॉपी कर लेता हूँ, एक सेकंड। चलो भाई ये स्लाइड कॉपी होगी, बहुत बढ़िया। तो अब अगर मैं बात करूं, अब चलो एक्सिस वाले पॉइंट को मिटाते हैं। अरे हाँ या ना? अब बात करते हैं बोले सर जी किसकी वजह से? मैंने कहा अब बात करते हैं इक्वेटोरियल पॉइंट की वजह से। अरे हाँ या ना? बोले सर अब हम बात करते हैं बी पॉइंट पे। तो याद करो मैंने तुमको बताया था कि किसी भी शॉर्ट डाइपोल की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, बोले सर जी कहाँ पे? मैंने कहा इक्वेटोरियल पॉइंट पे। तो भाई साहब उसका फॉर्मूला क्या आता था? बोले सर उसका फॉर्मूला आता था। बोले सर जी क्या आता था? मैंने कहा उसका फॉर्मूला आता था के पी बाय आर क्यूब, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड आती थी
क्या वो डायपोल मोमेंट के एंटी पैरेलल आती थी? मैंने कहा हाँ सर, डायपोल मोमेंट के एंटी पैरेलल आती थी। तो इसका मतलब यहाँ पे जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, मैंने कहा हाँ जी, जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी क्या वो ऐसे होगी? आपने कहा हाँ सर। और वो कितनी होगी? अगर मैं कह दूं ये आर है, वो होगी सर KP बाय आर क्यूब। अरे हाँ या ना? बोलो मेरे भाई। लेकिन लेकिन याद करो, मैंने तुम्हें जब जब मैं तुम्हें पढ़ा रहा था इक्वी पोटेंशियल सरफेस, तो मैंने तुमको उसमें बताया था कि भाई साहब माइनस चार्ज और प्लस चार्ज के बीचों बीच पोटेंशियल कितना होता था? बोले सर जी जीरो। भाई अब तू यहाँ से भी देख ले। बोले सर जी कैसे? मैंने कहा तू इधर देख। बोले सर जी क्या? मैंने कहा एक तो तू एक काम कर, इन दोनों पॉइंट चार्जेस को इस पॉइंट से ज्वाइन कर दे। मैंने कहा हाँ। अब बोले सर जी है तो दोनों पॉइंट चार्ज ही, और पॉइंट चार्ज की वजह से किसी डिस्टेंस पे जो पोटेंशियल लिखता था वो तू कैसे लिखता था? बोले सर जी KQ/R, जहाँ पे जो तू Q लिखता था वो साइन के साथ लिखता था। तो अब एक काम कर, इधर देख। बोले सर जी ये वाली डिस्टेंस, लेट्स सपोज अगर मैं बात करता, ये वाली जो डिस्टेंस है वो लेट्स सपोज मैंने D कह दिया, तो भाई इस पॉजिटिव Q चार्ज की वजह से इस B पॉइंट पे जो पोटेंशियल आता वो कितना आता? बोले सर जी V इज इक्वल टू प्लस KQ/D। अरे हाँ या ना? तो अब अगर मैं यहाँ पे लिखता पोटेंशियल एट B, वो लिखता पहले तो KQ/D। अरे हाँ या ना? और वैसे ही सिमेट्री की वजह से क्या ये डिस्टेंस भी D ही हो जाएगा? मैंने कहा हाँ जी। तो जब ये डिस्टेंस भी D हो गया और ये माइनस चार्ज है, तो इस माइनस चार्ज की वजह से इस B पॉइंट पे पोटेंशियल कितना होगा? बोले सर जी माइनस KQ/D, क्योंकि Q चार्ज जो है वो नेगेटिव है। और मैंने बताया था किसी भी पॉइंट चार्ज की वजह से जब आप पोटेंशियल लिखते हो तो चार्ज को विद साइन पुट करते हो। तो भाई जो भी यहाँ पे पोटेंशियल आएगा क्या वो ऐसे आएगा K-Q/D। तो इसका मतलब नेट पोटेंशियल क्या आ गया भाई? जीरो। अरे हाँ या ना? और मैंने ये भी बताया था किसी डाइपोल की वजह से जो इक्वी पोटेंशियल लाइन होती है वो इक्विटोरियल लाइन ही होती है। किसी डाइपोल की वजह से जो इक्विटोरियल लाइन होती है क्या वही उसके लिए इक्वी पोटेंशियल लाइन की तरह बिहेव करती थी? भाई इधर देख, मैं तेरे को दिखाता हूँ। बोले सर जी कैसे? मैंने कहा तू इधर देख। मैंने कहा कि भाई तू ये छोड़, तू ये वाला पॉइंट पकड़ ले। मैंने सर, आपने कहा सर जी कौन सा? मैंने कहा सर ये वाला। तो तू इसको अगर ज्वाइन करेगा दोनों चार्जेस से, क्या अभी भी दोनों चार्जेस से डिस्टेंस सेम है? मैंने कहा हाँ सर दोनों चार्जेस से डिस्टेंस सेम है। तो इसका मतलब अभी भी भाई साहब जो पोटेंशियल आएगा क्या वो जीरो आएगा? मैंने कहा हाँ सर। अब मैंने कहा तू एक काम कर, ये तीसरा, ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स पकड़ ले। आपने कहा ठीक है सर, हमने ये बहुत सारे पॉइंट्स पकड़ लिए। तो इसका मतलब अब अगर तू इन सारे पॉइंट्स को ज्वाइन करेगा। बोले सर जी कैसे? मैंने कहा अब जब तू इन सारे पॉइंट्स को ज्वाइन करेगा क्या वो सारे पॉइंट्स दोनों चार्जेस से इक्वी डिस्टेंट है? तो अब अगर सारे पॉइंट्स दोनों चार्जेस से इक्वी डिस्टेंट है तो इसका मतलब पोटेंशियल भी सेम आएगा। और अगर पोटेंशियल सेम आएगा तो नेट पोटेंशियल जीरो होगा। और अगर नेट पोटेंशियल जीरो होगा तो इसका मतलब चाहे तो इस लाइन पे लाई करने वाला कोई भी पॉइंट पकड़ ले, उस हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक डायपोल की वजह से जो पोटेंशियल आएगा वो कितना आएगा मेरे भाई? बोले सर जी वो आएगा जीरो। अरे हाँ या ना? तो भाई साहब ये लिख लीजिएगा कि सर एट इक्विटोरियल points lying on equatorial line, the potential is always zero। चाहे तो यहाँ पे ले ले पोटेंशियल जीरो, 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 इस पॉइंट 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 पे ले ले पोटेंशियल जीरो। चाहे तो इस इक्विटोरियल लाइन के किसी भी पॉइंट पे देख ले मेरे भाई, हर पॉइंट पे क्या आएगा मेरे भाई? पोटेंशियल जीरो आएगा। अब बोले सर जी बात करें अगर, बोले सर जी किसकी? अब अगर मैं बात करता कि भाई, बोले सर किसी जनरल पॉइंट पे अगर मैं बात करता तो भाई उसका एक फॉर्मूला याद रखो,
बस उसी से आपका सारा काम हो जाएगा। अरे हाँ या ना बोलो मेरे भाई। बोले सर जी हाँ सर, उसी से हमारा सारा काम हो जाएगा। इसको एक सेकेंड, अब इसको कॉपी कर लेते हैं। बोले सर जी इसको कॉपी कर लिया। अब बोले सर किसी जनरल पॉइंट पे अगर हम बात करें, मैंने कहा अब इसको हटाओ यार, इक्विटोरियल वाले को। ये लिख लिया ना मेरे भाई? चलो एक मिनट स्क्रीन पॉज करके लिख लो यार। बोले सर जी लिख लिया। तो भाई इसका मतलब, अब बोले सर अब किसी जनरल पॉइंट पे अगर मैं बात करता, ठीक है मेरे भाई, अब अगर मैं किसी जनरल पॉइंट पे बात करता, ये मैंने माइनस चार्ज बना दिया, ये प्लस चार्ज बना दिया, ये लेट सपोज मैंने माइनस क्यू, ये प्लस क्यू, और अब अगर मैं डाइपोल मोमेंट दिखाता देखो यहाँ पे, क्या वो ऐसे बनती मेरे भाई? बोले सर जी हाँ ऐसे बनती। तो अब मैंने कहा कि भाई लेट सपोज मैं किसी जनरल पॉइंट पे बात करूं, ठीक है मेरे भाई, जो कि थीटा एंगल पे इंक्लाइन है, और मैंने कहा कि भाई ये वाला जो पॉइंट है वो ए है। पेन का कलर चेंज कर लेते हैं भाई। भाई जिंदगी में रंग बदलते रहना चाहिए। अरे हाँ या ना? बोले सर जी हाँ। बड़ी गहरी बात कही आपने। अब बोले सर ए पॉइंट पे अगर मैं बात करता, ए पॉइंट पे अगर मैं बात करता मेरे भाई, तो ए पॉइंट पे अगर तेरे को पोटेंशियल लिखना है तो उसका केवल एक फॉर्मूला आप याद रखो मेरे भाई, इसकी डेरिवेशन नॉट इंपॉर्टेंट, सिर्फ फॉर्मूला इज इंपॉर्टेंट, रिजल्ट इज इंपॉर्टेंट। तो भाई साहब इसका रिजल्ट याद रखो। तो भाई अगर तेरे को इस पॉइंट पे पोटेंशियल बताना है तो वो तू ऐसे करेगा कि पी डॉट आर अपॉन में आर क्यू। बस एक ये फॉर्मूला याद रख ले मेरे भाई, तेरा सारा काम हो जाएगा। अरे हाँ या ना? बोलो, बोलो भाई, बोलो मेरे भाई। अरे सर जी हो जाएगा। अरे हाँ या ना? अब तू देख ले भाई, चाहे एक्सियल पॉइंट के लिए देख ले, जब तू एक्सियल पॉइंट की बात करेगा तो थीटा की वैल्यू जीरो, तो पी डॉट आर यानी कि पी आर कॉस थीटा, तो कॉस थीटा यानी कि थीटा की वैल्यू जीरो, कॉस जीरो वन, तो के पी बाय आर स्क्वायर। और अब जब तू इक्विटोरियल पॉइंट की बात करेगा तो इक्विटोरियल पॉइंट पे थीटा की वैल्यू 90, पी और आर के बीच में, पी और आर के बीच में, पी और आर के बीच में थीटा की वैल्यू 90। जब थीटा की वैल्यू 90 हो गई तो cos 90 जीरो हो गया। जब तू p डॉट आर करेगा तो p डॉट आर की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे भाई? जीरो। और अभी अभी हमने पढ़ा था कि इक्विटोरियल लाइन पे जो पोटेंशियल होता है वो हमेशा क्या रहता है मेरे भाई? हर पॉइंट पे जीरो रहता है। अरे हाँ या ना? तो जल्दी से इसको लिखो भाई। अरे हाँ या ना? बोले सर जी हाँ। जो छापो छापो छापो, अगर ये नहीं लिखा तो ये भी छापो भाई फिर से। छाप लिया? मैंने कहा हाँ सर छाप लिया। तो अब देख भाई, मैंने कहा बोले सर जी क्या, अब एक क्वेश्चन एक और कर लेते हैं मेरे भाई। ठीक है, ये सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में कोटा में करवाते हैं मेरे भाई, तो मैंने कहा मैं भी करवा देता हूँ, अपना फर्ज है करवाने का। ठीक है मेरे भाई। तो लेट सपोज, बोले सर जी क्या मैंने कहा कि सर ये हमारे पास एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है। मैंने कहा बहुत बढ़िया। तो अब मैं अगर कहूँ, बोले सर जी क्या, मैंने कहा कि भाई मेरे पास एक ये डायपोल है, शॉर्ट डायपोल, एक मेरे पास ये डायपोल है, और एक मेरे पास ये डायपोल है, और इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो है माइनस आर कॉमा जीरो। इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो है भाई साहब आर कॉमा जीरो, और इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो है जीरो कॉमा आर। और लेट सपोज इसकी जो डाइपोल मोमेंट है वो है 4p, ये है 2p, और ये है मेरे भाई साहब कितनी p। एक मिनट मेरे को देख लेने दो यार आप, ये कितनी आएगी मेरे भाई? बोले सर जी ये आएगी 4p माइनस q। ठीक है मेरे भाई, ये कितनी आएगी? ये इसके लिए भी इक्वेटोरियल हो गया, ये कितनी आएगी? 2p/r इसकी वजह से आएगी। ठीक है हाँ ठीक है मेरे भाई, कोई दिक्कत नहीं। बोले सर एक मिनट, इसकी वजह से आएगी 4, ये हाँ सही है, सही है मेरे भाई। बोले सर
अब मेरे को बता दो, बोले सर जी क्या बता दें, मैंने कहा मेरे को बता दो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एंड नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ओरिजिन, यानी कि ओ पॉइंट पे, ये 0,0 है। मेरे को ओरिजिन पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड और नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बता दो। ठंडू हो रहा है यार, जहाँ पे वहीं पे सही है भाई। ठीक है, बता दो भाई, जल्दी स्क्रीन पोस्ट करो। तो आई होप आपने अभी तक कर लिया होगा। तो भाई इधर देखो, सबसे पहले अगर मैं इस वाले की वजह से बात करता, तो ओरिजिन वाला जो पॉइंट है वो इस वाले डाइपोल के लिए क्या एक इक्विटोरियल पॉइंट है, और इक्विटोरियल पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आती थी, क्या वो डाइपोल मोमेंट के एंटी पैरेलल आती थी, और वो कितनी आती थी, बोले सर जी के पी बाय आर क्यूब। लेकिन यहाँ पे पी की वैल्यू 4p है, तो तू यहाँ पे 4p लिखेगा। तो इसका मतलब अगर ये डाइपोल मोमेंट नीचे है तो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी मेरे भाई कहाँ पे, बोले सर जी ऊपर की तरफ। अरे हाँ या ना, बोले सर जी जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी क्या वो ऊपर की तरफ आएगी, और वो कितनी आएगी, बोले सर जी 4 k p/r क्यूब। अरे हाँ या ना, बोलो। आपने कहा हाँ जी। अब मैंने कहा कि सर ये 2p की वजह से अगर मैं बात करता, तो भाई अगर मैं इस 2p की वजह से बात करता, तो क्या ये जो 2p जो ये डाइपोल मोमेंट है, इसके लिए जो ये ओरिजिन वाला पॉइंट है, क्या ये इक्विटोरियल पॉइंट है? मैंने कहा हाँ सर ये इक्विटोरियल पॉइंट है। तो इक्विटोरियल पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आती थी किसी भी शॉर्ट डाइपोल की वजह से, क्या वो डाइपोल मोमेंट के हमेशा एंटी पैरेलल आती थी, और वो कितनी आती थी मेरे भाई, बोले सर जी kp/r³ आती थी। लेकिन यहाँ पे p की जगह 2p है, तो तू क्या कहेगा, बोले सर जी मैं छापूंगा क्या k2p/r³। अरे हाँ या ना, बोले सर जी अगर ये इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ऐसे है तो वो कैसे आएगी मेरे भाई, बोले सर जी वो ऐसे आएगी 2 k p/r³। अरे हाँ या ना, बोले सर जी अब अपने दो की वजह से लिख ली, बचा कौन, बोले सर जी बचा ये वाला। अब बोले सर इसके लिए जो ओरिजिन वाला पॉइंट है क्या वो एक एक्सियल पॉइंट है, बोले सर जी हाँ एक्सियल पॉइंट है। और किसी भी शॉर्ट डाइपोल की वजह से जो एक्सियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड आती थी, तो वो क्या आती थी, बोले सर जी 2 k p/r³। और यहाँ पे p की जगह p ही है, तो तू p की जगह p ही लिखेगा। और वो कितनी आएगी, बोले सर जी डाइपोल मोमेंट के पैरेलल ही आएगी, और कितनी आएगी, बोले सर जी 2 k p/r³। अरे हाँ या ना, बोले सर जी हाँ। तो अब अगर मैं बात करूं, जो अगर मैं नेट इलेक्ट्रिक फील्ड लिखता वेक्टर वाइज, ई नेट एट ओरिजिन लिखता मैं, तो वो क्या आएगी, बोले सर 4, एक तो 2 kp/r³ एक इसकी वजह से आई थी, और एक 2 kp/r³ इसकी वजह से आई है। तो बोले सर जी 4 kp/r³ आई कैप, और एक ये वाई एक्सिस में है 4 kp/r³ जे कैप। और अब अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड लिखता, तो वो कितना आ जाएगा भाई, देख दो वेक्टर 9, दो इक्वल मैग्नीट्यूड के वेक्टर 90 डिग्री पे इंक्लाइन है, और जब दो इक्वल मैग्नीट्यूड के वेक्टर 90 डिग्री पे इंक्लाइन होते हैं, तो उनका जो रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड आता है वो कितना आता है, बोले सर जी वो √2 टाइम्स हो जाता है। तो वैसे ही भाई साहब वो ये कितना हो जाएगा 4√2 kp/r³। और अब अगर मैं इसकी तो रिजल्टेंट डायरेक्शन निकालता, तो क्या दो इक्वल मैग्नीट्यूड के वेक्टर 90 डिग्री पे हैं, तो इनका जो रिजल्टेंट निकलेगा क्या वो बीचों बीच में से निकलेगा, यानी कि 45 डिग्री पे। वो बोले सर किसके साथ, मैंने कहा हॉरिजॉन्टल के साथ, ऐसे। बोले सर जी कितना आएगा, बोले सर जी आएगा 4√2 kp/r³। अरे हाँ या ना, मैंने कहा हाँ जी सर, बहुत बढ़िया। तो जल्दी से भाई साहब छापो इसको यार। बोले सर छाप लिया। अरे हाँ या ना,
बोलो। ठीक है मेरे भाई। अब चलो नेक्स्ट। अब बोले सर हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आता है। बोले सर जी कौन सा? मैंने कहा हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आता है डाइपोल इन यूनिफॉर्म एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। किसी भी इलेक्ट्रिक डाइपोल को अगर मैं यूनिफॉर्म एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देता हूं तो क्या होगा? तो भाई उसके ऊपर लगेगा टॉर्क। बोले सर जी अब कैसे बात करें? मैंने कहा अब इधर देख मेरे भाई, डाइपोल इन यूनिफॉर्म एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, और अगर मैं इसको अंडरलाइन कर दूं, अब अगर मैं बात करता कि भाई अगर मैं अब यहाँ पे तेरे को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दे दूं, मैंने कहा बहुत बढ़िया। और अब अगर मैं बात करूं कि भाई मैं तेरे को यहाँ पे एक डाइपोल दे दूं, बोले सर जी ऐसे, यहाँ पे मैंने कह दिया कि भाई मेरे पास माइनस क्यू चार्ज है, और यहाँ पे मैंने कह दिया कि भाई मेरे पास प्लस क्यू चार्ज है, और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस लेट्स सपोज मैंने कह दी कि भाई 12 है, और मैंने कहा कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड मेरे पास ई है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो बोले सर अब क्या होगा? मैंने कहा भाई चल अपन इसको एनालाइज करते हैं। मैंने कहा कि भाई अब तू इस क्यू चार्ज को देख, क्या तेरे को ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि भाई जो ये क्यू चार्ज है, क्यू चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड ई में रखा हुआ है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई में रखा हुआ है, तो क्या इसके ऊपर फोर्स लगता था? अगर मैंने बताया था कि अगर किसी क्यू चार्ज को तो यूनिफॉर्म एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखता था तो उसके ऊपर फोर्स लगता है। बोले सर जी कितना लगता है? मैंने कहा क्यूई। तो इसका मतलब इसके ऊपर भी क्यूई फोर्स लगेगा, और किसकी डायरेक्शन में? बोले सर जी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में। तो इसका मतलब इसके ऊपर फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में। अरे हाँ या ना? बोलो। आपने कहा हाँ सर, इस पे फोर्स लगेगा क्यू इंटू ई। और क्या अब इस माइनस क्यू चार्ज को देख, क्या माइनस क्यू चार्ज को देख के तेरे को दिखाई दे रहा है कि भाई साहब जो इलेक्ट्रिक फील्ड में, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई में एक माइनस क्यू चार्ज रखा हुआ है, और जब एक माइनस क्यू चार्ज यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई में रखा हुआ होता है तो उसके ऊपर फोर्स लगता है क्यू इंटू ई। और कहाँ पे लगता है? बोले सर जी इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में। तो इसका मतलब इसके ऊपर भी फोर्स लगेगा। बोले सर जी कैसे? बोले सर जी ऐसे। क्या अब तेरे को दिखाई दे रहा है? अगर मैं पूरे सिस्टम की बात करूं तो पूरे सिस्टम पे नेट फोर्स कितना है मेरे भाई? बोले सर जी जीरो। नेट फोर्स जीरो कैसे है भाई? अगर मैं पूरे सिस्टम की बात करता तो आगे की तरफ क्यू ही लग रहा है और पीछे की तरफ भी क्यू ही लग रहा है, तो नेट फोर्स जीरो ही हो गया मेरे भाई। लेकिन 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 भले ही नेट फोर्स जीरो हो गया, लेकिन क्या ये तेरे को दिखाई दे रहा है कि ये जो भी फोर्स है वो इस डाइपोल को ऐसे घुमाने की कोशिश कर रही होगी? बोलो मेरे भाई, क्या ये जो भी फोर्सेस लग रही हैं जो आपस में कैंसल आउट हो गए, लेकिन इनका रोटेशनल इफेक्ट आ गया मेरे भाई? रोटेशनल इफेक्ट कैसे? बोले सर जी ये इसको घुमाने की कोशिश कर रही होगी दोनों। अबे देखा होगा ना, अगर मैं किसी रॉड को ऐसे पकड़ लूं और एक नीचे वाले एंड को मैं ऐसे खींचूं और ऊपर वाले एंड को ऐसे खींचूं, तो भले ही पूरी रॉड पे नेट फोर्स तो जीरो है, लेकिन क्या रोटेशनल इफेक्ट नहीं आ गया क्या? बोले सर जी हाँ। तो बोले सर जी इसका मतलब टॉर्क आ गया, और जब टॉर्क आ गया तो इसका मतलब अब हमें टॉर्क निकालना पड़ेगा कि बोले सर कितना टॉर्क आया है। तो अब मैं अगर बात करता, बोले सर जी कैसे? बोले सर अब अगर मैं इस डाइपोल की एक्सिस के अलोंग एक लाइन बना लूं ऐसे। मैंने कहा बहुत बढ़िया। अरे हाँ है ना? तो अब अगर मैं बात करता, लेट सपोज मैंने कहा कि भाई ये एंगल मैंने कहा थीटा है एक बार के लिए, तो क्या मैं इस वाली फोर्स को तोड़ लूं क्या? बोले सर जी हाँ तोड़ लीजिए इस वाली फोर्स को। मैंने कहा एक तो ये वाली आएगी। बोले सर जी कितनी आएगी? मैंने कहा Q इंटू ई कॉस थीटा। भाई साहब इधर देखो यार, ये Q ही था, ये एंगल थीटा था, तो भाई ये कितना हो जाएगा? बोले सर ये हो जाएगा Q ई कॉस थीटा। और ये क्या आएगा? बोले सर जी ये आएगा Q ई साइन थीटा। अरे हाँ या ना? बोले सर ये आएगा Q ई साइन थीटा। और अगर मैं कह दूं कि इसका जो सेंटर है वो O मान ले,
ओ पॉइंट के अबाउट टॉर्क देखते हैं पहले। अरे लेकिन भाई साहब जब भी किसी सिस्टम पर नेट फोर्स 0 होता था तो उसके ऊपर नेट टॉर्क भी आता था, नेट टॉर्क। अरे हाँ या ना, जो टॉर्क आता था हर पॉइंट के अबाउट सेम आता था। किसी भी पॉइंट के अबाउट ले लेता था तू, टॉर्क हमेशा सेम आता था। अगर किसी सिस्टम पे नेट फोर्स 0 होता था तो उस सिस्टम पे किसी भी पॉइंट के अबाउट तू टॉर्क कैलकुलेट करता था, वो सेम आता था। तो वो अभी मैं तेरे को कैलकुलेट करके दिखाता हूँ मेरे भाई। अब बोले सर हमने इस वाले फोर्स को तो तोड़ लिया, तो अब अगर मैं इसको एक बार हटा दूं, ठीक है मेरे भाई, तो इसको भी एक बार मैं हटा दूं। तू कहाँ जा रहा है? ठीक है मेरे भाई, ये तोड़ लिया मैंने। अब बोले सर इस वाली फोर्स को अगर मैं तोड़ता तो भाई इधर देख। बोले सर जी क्या? मैंने कहा कि भाई जैसे ये वाला एंगल थीटा था, जैसे ये वाला एंगल थीटा था वैसे ही, बोले सर जी वैसे ही ये वाला एंगल भी थीटा होगा। मैंने कहा हाँ ये वाला एंगल भी थीटा होगा। और अगर ये वाला एंगल थीटा होगा तो इसका मतलब अगर मैं अब इसके अबाउट फोर्सेस को तोड़ता तो तेरे को दिखाई दे रहा होगा कि सर ये तो आएगा क्यू ई कॉस थीटा, और ये आएगा, बोले सर जी क्या? ये आएगा क्यू ई साइन थीटा। अरे हाँ या ना? देखो भाई साफ साफ दिखाई दे रहा है। तो भाई अब इधर देख। बोले सर जी अब अगर मैं ओ पॉइंट के अबाउट टॉर्क की बात करता तो भाई तेरे को दिखाई दे रहा है कि जो ये क्यू ई कॉस थीटा वाली जो फोर्सेस है, क्या वो ओ पॉइंट से ही पास कर गई? अगर मैं जब भी किसी पॉइंट के अबाउट टॉर्क लिखता था और उस पॉइंट के अबाउट कोई फोर्स पास कर जाता था तो भाई एक बात बता, क्या उस फोर्स का जो टॉर्क था वो 0 हो जाता था? तो भाई इसका मतलब जो क्यू ई कॉस थीटा वाले कंपोनेंट का जो टॉर्क होगा क्या वो 0 हो जाएगा? बोले सर जी क्यों? क्योंकि क्यू ई कॉस थीटा ओ पॉइंट से ही पास कर गए, जिसकी वजह से इनका तो जो टॉर्क हो गया मेरे भाई वो कितना हो गया? बोले सर जी 0 हो गया। बोले सर जी टॉर्क आएगा किसकी वजह से? बोले सर जी आएगा क्यू ई साइन थीटा की वजह से, क्यू ई साइन थीटा की वजह से। बोले सर जी अब अगर मैं टॉर्क लिखता ओ पॉइंट के अबाउट तो भाई ये वाली लेंथ भी एल हो गई और ये वाली लेंथ भी एल हो गई। जब भी हम टॉर्क लिखते थे 11th क्लास में तो भाई साहब हम ऐसे लिखते थे, टॉर्क इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ। अरे हाँ या ना? तो भाई साहब आर वेक्टर कौन सा होता था? भाई साहब आर वेक्टर वो वेक्टर होता था जिसकी पूंछ उस पॉइंट पर होती थी जिस पॉइंट के अबाउट हम टॉर्क लिखते थे, और जिसकी हेड वहां पर होती थी, जिसका हेड वहां पर होता था जहां पे हमें टॉर्क निकालनी है। अरे हाँ या ना? जहां पे जिस पार्टिकल की वजह से टॉर्क आ रहा है। तो भाई अब एक बात बता। बोले सर जी क्या? मैंने कहा कि भाई ये वाला जो वेक्टर होगा एल वेक्टर कुछ ऐसा ही होगा। अरे हाँ या ना? एल वेक्टर कुछ ऐसा ही होगा। तो भाई ये देख, ये एल वेक्टर हो गया राइट हैंड थंब रूल से, ये एल वेक्टर हो गया आर क्रॉस एफ, यानी कि अंदर की तरफ, आर क्रॉस एफ अंदर की तरफ। वैसे ही इसकी वजह से भी जो एल वेक्टर होगा क्या वो ऐसे होगा मेरे भाई? बोले सर जी हाँ सर वो भी ऐसे ही होगा। तो अब तो ऐसे देख ले मेरे भाई, आर क्रॉस एफ अंदर की तरफ, आर क्रॉस एफ अंदर की तरफ। मतलब ये जो दोनों फोर्सेस हैं वो इसको इस डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाने की कोशिश कर रही होगी, क्योंकि जब भी भाई साहब अंदर की तरफ आता था टॉर्क यानी कि वो उसको क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश करता था। अरे हाँ या ना? तो अब अगर मैं यहाँ पे नेट टॉर्क लिखता, टॉर्क नेट अबाउट ओ, तो वो क्या आती मेरे भाई? बोले सर जी इसका मतलब दोनों के जो इफेक्ट है वो एड ऑन हो जाएंगे क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में घुमाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसका मतलब 2 इंटू क्यू ई साइन थीटा इंटू एल। और अब मेरे को एक बात बता, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं Q इंटू 2L इंटू ई साइन थीटा? बोले सर जी हाँ लिख सकते हो। तो भाई एक बात बता, क्या तेरे को Q इंटू 2L कुछ दिखाई नहीं दे रहा क्या? बोले सर जी हाँ यार सर ये तो डाइपोल मोमेंट होता है। Q इंटू 2L, मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज इंटू डिस्टेंस बिटवीन बोथ द चार्जेस, मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज इंटू डिस्टेंस बिटवीन बोथ द चार्जेस। वो क्या होता था? बोले सर जी वही तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता था। तो बस भाई साहब इसकी जगह तू P चिपका दे, P इंटू ई साइन थीटा। अरे हाँ या ना? P इंटू ई साइन थीटा। अरे हाँ या ना बोलो?
बोले सर जी हाँ, P इंटू ई साइन थीटा होगा। बोले सर इसको देख के कुछ भाई साहब हमें क्रॉस प्रोडक्ट की फील आ रही है, हमें कुछ क्रॉस प्रोडक्ट की फील आ रही है। तो मैंने कहा भाई साहब क्रॉस प्रोडक्ट से भी देख ले यार। बोले सर जी अब एक बात बता, माइनस क्यू ये है प्लस क्यू ये है, जो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन होती है वो माइनस चार्ज से लेके प्लस चार्ज की तरफ होती है। तो इसका मतलब मैंने कहा लेट सपोज एक बार के लिए जो डाइपोल मोमेंट है वो कुछ ऐसे है। आपने कहा हाँ सर। और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है। तो भाई साहब तेरे को यहाँ पे एंगल तो दिख ही रहा होगा, हॉरिजॉन्टल के साथ कितने एंगल पे है मेरे भाई? बोले सर जी थीटा एंगल पे है, थीटा एंगल पे है। जब हमने ऐसे कैलकुलेशन करी फोर्सेस को तोड़ के, तब हमने देखा कि जो नेट टॉर्क आ रहा है वो इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाने की कोशिश कर रहा था। तो क्या एक बार हम इसकी वजह से भी देख लेते हैं मेरे भाई, पी क्रॉस ई करके। जब हमने पी क्रॉस ई करके देखा, पी क्रॉस ई करके देखा, ये पी है ये ई है, तो इसका मतलब पी क्रॉस ई नेट इफेक्ट अंदर की तरफ, तो यानी कि हमारा ये जो रिजल्ट है वो एकदम सही है। और इसको मैं पी क्रॉस ई भी लिख सकता हूं। क्या लिख सकता हूं मेरे भाई? बोले सर जी पी क्रॉस ई भी लिख सकते हैं। बोले सर जी इसको हमने ई क्रॉस पी क्यों नहीं लिखा? मैंने कहा भाई इधर देख, जब हमने इसके ऊपर लगने वाले फोर्सेस को तोड़कर उसके कंपोनेंट करके जब हमने देखा, तो भाई साहब वो था एकदम सही तरीका। जब हमने उस तरीके से देखा तो हमने पाया कि जो नेट टॉर्क आ रहा है वो इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन अगर तू कह रहा है कि सर इसको आपने ई क्रॉस पी क्यों नहीं लिखा, तो भाई एक काम कर, तू ई क्रॉस पी करके देख ले। ई क्रॉस पी जब करेगा तो उसका जो रोटेशनल इफेक्ट आएगा वो बाहर की तरफ आएगा, और इसका मतलब प्लस के कैप में आएगा। अगर प्लस के कैप में आएगा तो इसका मतलब वो उसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा, लेकिन ये तो क्लॉकवाइज घूम रहा है। इसका मतलब ई क्रॉस पी वाला फॉर्मूला गलत है, और पी क्रॉस ई वाला फॉर्मूला क्या है मेरे भाई? सही है। तो भाई साहब इसको छापो। इसका मतलब जब भी किसी इलेक्ट्रिक डायपोल को मैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई में रखता हूं तो उसके ऊपर टॉर्क लगता है। बोले सर जी कितना टॉर्क लगता है? भाई साहब उसके ऊपर टॉर्क लगता है P क्रॉस E, जहाँ पे P होता है डाइपोल मोमेंट और E होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। अरे हाँ या ना? और क्या ये ओरिएंटेशन पे भी डिपेंड करेगा? मैंने कहा हाँ भाई साहब ओरिएंटेशन पे भी डिपेंड करेगा। अरे हाँ या ना? अब आपसे कोई पूछे कि भाई साहब फोर्स ऑन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, तो भाई साहब वो ऑलवेज जीरो होगा। फोर्स ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल, भाई साहब ये मेंस में क्वेश्चन पूछा गया है, काफी भाई साहब काफी बार पूछा गया है। और इस पे भाई साहब बच्चों को आते हुए भी क्वेश्चन गलत हो जाते हैं कि सर फोर्स ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल, एक काम कर बॉक्स बना के लिख ले। बोले सर जी क्या? बोले सर जी इसको नोट डाल के लिख ले, फोर्स ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड, यार इसको प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म एक्सटर्नल electric field is always zero। अरे हाँ या ना? बोले सर जी हाँ। बात समझ में आई कि नहीं? बोले सर जी बात समझ में आ गई। बोले सर अब ये इसको घुमाने की कोशिश कर रहा है। अरे हाँ या ना? तो इसका मतलब इस पे कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड ने वर्क किया होगा। मैंने कहा हाँ सर कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड ने तो वर्क किया होगा घुमाने के लिए। अभी अब मैं अगर कह दूं मैंने इसको रेस्ट पे छोड़ा तो क्या इसके ऊपर टॉर्क लग रहा है, और जो टॉर्क लग रहा है वो इसको क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश कर रहा है। क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश कर रहा है तो इसका मतलब इसके पास अल्फा आ रहा है। अगर अल्फा आ रहा है तो भाई साहब इसके ऊपर इसके पास ओमेगा भी आएगा। अगर अल्फा आएगा तो ओमेगा भी आएगा। वो ओमेगा कहां से आया? बोले सर जी इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ने कुछ काम किया होगा इसके ऊपर। मैंने कहा हाँ भाई सब किया होगा। तो इसका मतलब, बोले सर जी आप कहना चाह रहे हो कि इसका मतलब इसके अंदर कुछ पोटेंशियल एनर्जी भी आ जाएगी? मैंने कहा हाँ भाई साहब सही पकड़े हैं, इलेक्ट्रिक इसके अंदर कुछ पोटेंशियल एनर्जी भी आ जाएगी, स्टोर हो जाएगी। तो अब बात करते हैं भाई साहब कितनी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाएगी। अरे हाँ यार,
बोले सर जी कितनी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाएगी। भाई एक बात बता मुझे, बोले सर जी क्या क्या इसके ऊपर टॉर्क तो लग ही रहा है मेरे भाई। अगर मैं छोटे से एंगल के लिए बात करूं, मैं इस डाइपोल को अगर किसी छोटे से एंगल थीटा पे रख दूं, लेट सपोज एक बार चलो एक दूसरी बात करते हैं। बोले सर जी क्या, मैंने कहा कि भाई मैंने तेरे को ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड बना के दे दी, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बना के दे दी। अरे हाँ या ना, मैंने तेरे को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बना के दे दी और मैंने कहा कि भाई मैंने तेरे को इसके अंदर एक डाइपोल दे दिया। लेट सपोज एक काम करते हैं, सबसे पहले इसको मैंने इस बार इस डाइपोल को मैंने ऐसे रख दिया। ये मान ले Q है, ये भी Q है, माइनस से है ये और ये प्लस है। अरे हाँ या ना, मैंने कहा कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड E है और इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो 12 है और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की जो वैल्यू है वो P है। अरे हाँ या ना, तो अब अगर मैं बात करूं, अब मेरे को बता क्या इसके ऊपर टॉर्क लगेगा। बोले सर जी ये आप निकाल सकते हैं। बोले सर जी किससे। बोले सर जी टॉर्क इज इक्वल टू P क्रॉस E करके, या फिर टॉर्क इज इक्वल टू पी ई साइन थीटा से। अरे हाँ या ना, बोले सर जी पी वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में है, क्योंकि पी वेक्टर की डायरेक्शन कौन सी होती है। बोले सर जी माइनस चार्ज से लेके प्लस चार्ज पे। अरे हाँ या ना, तो बोले सर एक बात बता क्या अभी भी इसके ऊपर नेट फोर्स जीरो है डाइपोल के ऊपर। बोले सर जी हाँ। बोले सर जी इसके ऊपर क्यूई फोर्स लग रहा होगा इस डायरेक्शन में और इसके ऊपर क्यूई फोर्स लग रहा होगा इस डायरेक्शन में। अगर मैं इस पूरे सिस्टम की बात करता, पूरे सिस्टम पे तो अभी भी नेट फोर्स जीरो ही है मेरे भाई। मैंने बताया था जब भी किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल को तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखता है तो उसके ऊपर नेट फोर्स जीरो आएगा। अरे हाँ या ना, चाहे तू कैसे भी रख दे मेरे भाई, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहा हूं मैं, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो अब अगर मैं तेरे से बात करता मेरे भाई, तो अगर तूने इस डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में ऐसे रखा है तो अभी भी इसके ऊपर नेट फोर्स जीरो है। लेकिन 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 अब क्या दोनों फोर्सेस भाई साहब इसी पॉइंट के अबाउट ही पास कर गए, या तो इस पॉइंट के अबाउट ले ले भाई, इस पॉइंट के अबाउट ले ले, क्या दोनों फोर्सेस इसी पॉइंट से पास कर गए मेरे भाई। तो भाई साहब टॉर्क जीरो हो गया, क्योंकि दोनों फोर्सेस भाई साहब इसी पॉइंट से पास कर गए। और किसी भी पॉइंट के अबाउट जब हम टॉर्क देख रहे हैं और उस पॉइंट के अबाउट सारे के सारे फोर्सेस पास कर जाएं तो नेट टॉर्क भी जीरो हो जाता है। बोले सर जी हाँ, नेट टॉर्क भी जीरो हो जाता है। तो इसका मतलब क्या यहाँ पे नेट टॉर्क जीरो आएगा। बोलो भाई, क्या नेट टॉर्क जीरो आएगा। आपने कहा हाँ सर नेट टॉर्क जीरो आएगा, या इसका मतलब इसके ऊपर फोर्स भी जीरो और टॉर्क भी जीरो। बोले सर जी हाँ, तो इसका मतलब ये इक्विलिब्रियम का केस हो गया। मैंने कहा हाँ सर ये इक्विलिब्रियम का केस हो गया। लेकिन अब ये कौन सा इक्विलिब्रियम हुआ, कौन सा इक्विलिब्रियम हुआ ये हमें कैसे पता चलेगा। भाई साहब इक्विलिब्रियम हमने 11th क्लास में पढ़े थे, एक होता है स्टेबल, एक होता है अनस्टेबल और एक होता है न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। अरे हाँ या ना, हमने पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे। बोले सर जी 11th में तो हमने बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं की। भाई अब पढ़ ले। अरे हाँ या ना, बोले सर अब इसके ऊपर नेट टॉर्क भी जीरो आ गया। मैंने कहा हाँ जी। अब मेरे को एक बात बता। बोले सर क्या, इसका मतलब हमें कहीं ना कहीं पोटेंशियल एनर्जी देखनी पड़ेगी। अरे हाँ या ना, तो बोले सर अब वो पोटेंशियल एनर्जी हमें कैसे दिखाई देगी। अब मैंने कहा अब इधर देख। बोले सर, मैंने कहा हाँ जी। मैंने कहा कि भाई मैंने ये तेरे को ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दे दी, मतलब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई दे दी। अरे हाँ यार, अब इधर को इतना तो दिख ही गया होगा कि अगर मैं किसी डाइपोल को किसी एंगल पे रखूंगा तो उसके ऊपर टॉर्क तो आएगा ही आएगा। अगर टॉर्क आया है तो इसका मतलब उसके पास अल्फा भी आएगा अगर मैं उसको रेस्ट से छोड़ दूंगा। अगर अल्फा आया है तो क्या ओमेगा भी आएगा। अगर ओमेगा आया है तो इसका मतलब उसके पास काइनेटिक एनर्जी आई होगी। तो वो काइनेटिक एनर्जी आई कहां से, इसका मतलब आपके पास फिर से वही हमारे पास कहानी आ गई। बोले सर जी जब आपने दो पॉइंट चार्जेस की वजह से पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन करी थी, मैंने एक चार्ज को फिक्स कर दिया था और दूसरे चार्ज को मैं इन्फिनिटी से धीरे 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 या फिर स्लोली 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 लेके आया था। तो मैंने कहा कि भाई मैंने तो काम किया उस चार्ज पे, मैंने उस पर फोर्स लगाया एक्सटर्नल फोर्स,
उसकी डिस्प्लेसमेंट भी हुई आगे की तरफ, इसका मतलब मेरा वर्क डन पॉजिटिव है, मेरा वर्क डन पॉजिटिव है, इसका मतलब मैंने उसको एनर्जी दी है। मैंने कहा भाई साहब मेरी एनर्जी मेरे को दिखाई नहीं दे रही। बोले सर जी आपने कहा कि सर आपकी एनर्जी कहीं नहीं गई है, वो इसी के पास ही है। मैंने कहा भाई मेरे को वो एनर्जी दिखाई नहीं दे रही, मेरे को मेरा वर्क दिखाई नहीं दे रहा। तू कहेगा भाई साहब सर आपकी जो एनर्जी है वो कहीं नहीं गई है, वो इसी चार्ज के अंदर स्टोर हो गई है। बोले सर जी किसकी फॉर्म में? पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में। भाई मैंने कहा मेरे को दिखाई नहीं दे रही। मैंने कहा सर आपको दिखाई देगी। बोले सर कैसे? मैंने कहा सर आप इसको छोड़ के देखो, जैसे ही तू छोड़ेगा क्या वो झट से भाग जाएगा, पटाख से भाग जाएगा। बोलो भाई, पटाख से भाग जाएगा वो। तो क्या वो काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में तेरे को दिखाई दी? तो वैसे ही भाई साहब इसका मतलब हमें भी यहाँ पे भाई साहब कुछ कुछ यहाँ पे दिखाई देगा पोटेंशियल एनर्जी जैसा। अब मैंने कहा कि सर भैया, मैंने कहा हाँ जी, मैंने कहा कि भाई लेट्स सपोज मैंने तेरे को यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक डायपोल दे दिया। अरे हाँ यार, मैंने कहा कि इनिशियली लेट्स सपोज ये थीटा वन एंगल पे इंक्लाइन है। क्या है मेरे भाई? थीटा वन एंगल पे इंक्लाइन है। अरे हाँ या ना? बोलो। अगर ये थीटा वन एंगल पे इंक्लाइन है और मैं कहूं कि भाई मेरे को इसको थीटा वन से लेके थीटा टू तक लेके जाना है, ऐसे। ये लेट सपोज एंगल कितना है मेरे भाई? थीटा टू। मुझे इसको थीटा वन से लेके थीटा टू तक लेके जाना है, तो इसका मतलब मुझे भाई साहब कुछ कुछ काम करना पड़ेगा। और अगर मैं कहूं कि मेरे को इसको होले होले लेके जाना है, तो इसका मतलब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी भी जीरो होना चाहिए। तो इसका मतलब केवल और केवल इसके ऊपर दो फोर्सेस काम कर रहे होंगे। एक तो मैं जो बाहर से फोर्स लगा रहा हूँ, एक जो इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगा रही है। लेकिन बोले सर जी इलेक्ट्रिक फील्ड जो फोर्स लगा रही है उसकी वजह से जो नेट फोर्स है वो डायपोल की वो तो जीरो है। तो इसका मतलब जो जितना टॉर्क इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रही होगी, क्या उतना ही टॉर्क मुझे बाहर से अप्लाई करना पड़ेगा, ताकि मैं इसको धीरे 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 करके थीटा वन से लेके थीटा टू तक ले जाऊं। अरे हाँ यार। तो बोले सर जी जब भी हम डी डब्ल्यू बात करते थे, छोटे से वर्कडन के लिए बात करते थे, तो मैं क्या कहता था? बोले सर जी एफ डॉट डी आर। लेकिन यहाँ पे तो टॉर्क लग रहा है, तो इसका मतलब मैं यहाँ पे क्या कह दूंगा? बोले सर जी टी डॉट डी थीटा, छोटे से एंगल के लिए भाई। अरे हाँ या ना? छोटे से एंगल के लिए। बात समझ में आई कि नहीं है भाई? अरे हाँ या ना? और अगर मैं बात करूं भाई साहब, मैंने टॉर्क लगाया इस डायरेक्शन में, थीटा भी इसी डायरेक्शन में रोटेट हुआ, तो दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया मेरे भाई? बोले सर जी 0 डिग्री। तो इसका मतलब इसको तो ऐसे लिख सकता है टाउ डी थीटा कॉस जीरो। कॉस जीरो 1 हो गया, तो ये कितना आ गया? टाउ डी थीटा। और किसी भी थीटा एंगल के लिए अगर मैं पूछता भाई मेरे को तो टॉर्क बता दे, अगर एक डायपोल को मैंने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है, मेरे को टॉर्क बता दे, तो तू क्या बोलता था? बोले सर जी पी ई साइन थीटा। अरे हाँ या ना? बोले सर जी पी ई साइन थीटा टॉर्क लगता था। तो मैंने कहा भाई साहब चिपका दे यहाँ पे वैल्यू। बोले सर जी पी ई साइन थीटा डी थीटा। मैंने कहा हाँ भाई साहब। अरे हाँ या ना? तो अब मेरे को तो चाहिए भाई साहब नेट वर्क डन इन रोटेटिंग दिस डायपोल फ्रॉम थीटा वन टू थीटा टू। तो मतलब इंटीग्रेटिंग वेरिएबल भी थीटा है, तो मेरे को थीटा वन से लेके बोले सर थीटा टू तक लेके जाना है इसको। अरे हाँ या ना? भाई साहब ये मैं एक्सटर्नल वर्क डन की कैलकुलेशन कर रहा हूँ, चाहे आप इसको उससे कर लो। बोले सर जी किससे? मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन से, या फिर वर्क एनर्जी थ्योरम से कर लो। भाई साहब इस पे दो ही फोर्सेस काम कर रहे होंगे, एक तो इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्स जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड है, और एक जो बाहर से मैं टॉर्क लगा रहा हूँ। अरे हाँ या ना? और क्योंकि अगर मैं स्लोली स्लोली काम कर रहा हूँ, तो इसका मतलब मेरे डेल्टा के जीरो होना चाहिए, यानी कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जीरो होना चाहिए। तो इसका मतलब अगर मैं करता इसको, तो पीई तो बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है, और थीटा वन से लेके थीटा टू तक साइन थीटा डी थीटा। और ये बच्चा बच्चा जानता है, क्लास 11 में पढ़ा होगा बेसिक मैथ्स में, इंटीग्रेशन ऑफ, बोले सर जी क्या? इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा डी थीटा कितना होता है? बोले सर जी माइनस कॉस थीटा प्लस सी।
लेकिन ये इनडेफिनेट इंटीग्रेशन के लिए होता है, लेकिन हम यहाँ पे डेफिनेट इंटीग्रेशन कर रहे हैं। तो ये कितना आएगा, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इज इक्वल टू माइनस, बाहर ले लिया मैंने भाई साहब, इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा माइनस कॉस थीटा होता है, मैंने माइनस बाहर ले लिया, तो इसका मतलब पीई कॉस थीटा फ्रॉम थीटा 1 टू थीटा 2, और ये कितना आ गया मेरे भाई, पीई कॉस थीटा 2 कॉस थीटा 1। और क्या ये आपको दिखाई दे रहा है, बोले सर जी क्या, माइनस पीई कॉस थीटा 2 और कॉस थीटा 1। और ये आपने 11th में पढ़ा होगा, जितना वर्क डन एक्सटर्नल एजेंट करता है बॉडी पर, क्या वही उस बॉडी की पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हो जाता है। बोले सर जी हाँ। तो क्या मैं इसको, ये जो भी वर्क डन आया है, क्या ये एक्सटर्नल एजेंट ने किया है, तो क्या मैं इसको डेल्टा यू के बराबर लिख दूं क्या। बोले सर जी हाँ। तो अब अगर मैं इसको यहां से कंपेयर करता हूं, इसको मैं ऐसे लिख दूं क्या। बोले सर जी कैसे, मैंने कहा डेल्टा यू, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, ये कितना हो गया मेरे भाई, माइनस पीई कॉस थीटा 2 और ये हो गया कॉस थीटा 1। अब अगर ये तेरे को दिखाई दे रहा होगा, cos थीटा 2 यानी कि फाइनल पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी, और cos थीटा 1 यानी कि इनिशियल पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी। अब अगर मैं बात करता, बोले सर जी क्या, अब अगर तू यहाँ से कंपेयर करेगा, तो तू किसी भी पॉइंट पे, किसी भी एंगल पे अगर इस डाइपोल की पोटेंशियल एनर्जी लिख सकता है। बोले सर जी हाँ लिख सकते हैं। वो क्या आएगा, बोले सर जी माइनस पीई कॉस थीटा, माइनस पीई कॉस थीटा। बोले सर जी कैसे आया ये, यार इधर देख, यहाँ पे तेरे को यू फाइनल का टर्म तेरे को दिखाई दे रहा होगा, माइनस पीई कॉस थीटा 2, अरे हाँ या ना। और यहाँ पे तेरे को माइनस के साथ जो यू इनिशियल है वो तेरे को दिखाई दे रहा होगा प्लस पीई कॉस थीटा 1। इसका मतलब जो भी पोटेंशियल एनर्जी आ रही है वो माइनस पीई कॉस थीटा के कुछ 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 आ रही है, अरे हाँ या ना। तो इसका मतलब किसी भी पर्टिकुलर एंगल थीटा पे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में तो किसी भी डाइपोल की पोटेंशियल एनर्जी क्या लिख सकता है, माइनस पीई कॉस थीटा। और इसी को अगर तू वेक्टर फॉर्म में लिखेगा तो ये हो जाएगा माइनस पी डॉट ई। भाई साहब मैं तो इसको ऐसे याद रखता था, भाई साहब कुछ नहीं है, माइनस पीई कॉस, माइनस पीई इंटू कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1, अरे हाँ या ना। और इसको माइनस पी वेक्टर डॉट ई वेक्टर कर दे यार, बस, बस मेरे भाई इतना ही करना है यार इसमें। अब बोले सर जी, अब जब हमने पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन कर लिया तो इसका मतलब अब हमारे पास वो तीन चीजें आती थी। बोले सर जी क्या, कौन कौन सी, इक्विलिब्रियम की, स्टेबल, अनस्टेबल और न्यूट्रल, अरे हाँ या ना। तो वैसे ही अब हम यहाँ पे बात कर सकते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम की, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की, और भाई साहब न्यूट्रल इक्विलिब्रियम की। भाई साहब न्यूट्रल इक्विलिब्रियम की तो बात ही नहीं कर सकते, अरे हाँ या ना। न्यूट्रल इक्विलिब्रियम की तो भाई साहब बात ही नहीं। अगर मैं कहता कि मैं, हाँ न्यूट्रल इक्विलिब्रियम की बात कर सकते हैं, या जब मैं किसी डाइपोल को ऐसे ही रखता गया, ऐसे ही रखता गया, ऐसे ही रखता गया, तो भाई साहब वो केस भी आता है, अरे हाँ या ना। तो चलो भाई साहब बात करते हैं। इसका मतलब अब अगर मैं बात करूं, बोले सर जी क्या, केस 1, अब अगर मैं बात करता, लेट सपोज मैंने आपको इलेक्ट्रिक फील्ड दे दी कुछ ऐसी, और मैंने कहा कि भाई साहब जो भी मेरे पास डाइपोल है वो मैंने इस बार ऐसे रखा हुआ है, ये लेट सपोज माइनस क्यू चार्ज है, ये लेट सपोज प्लस क्यू चार्ज है, और मैंने कहा इन दोनों के बीच की डिस्टेंस 12 है, और पी वेक्टर कुछ ऐसे ही बनेगा। बोले सर जी ऐसे ही बनेगा। अब मैंने कहा कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड भी ई है, तो सबसे पहली बात, 5 मिनट, ठीक है। तो सबसे पहली बात, अब अगर मैं तेरे से पूछूं कि भाई मेरे को तो ये बता दे पी वेक्टर और ई वेक्टर के बीच का एंगल कितना है, तू कहेगा बोले सर जी थीटा इज इक्वल टू 0, सबसे पहली बात। अब बोले सर फोर्स ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड वो भी कितना होता है, बोले सर जी वो भी 0 होता है। अब मैं अगर बात करूं टॉर्क की, बोले सर जी अगर आपको टॉर्क चाहिए तो आप पी ई साइन थीटा कर लो,
लेकिन सर थीटा की वैल्यू तो 0 है, तो इसका मतलब थीटा की वैल्यू 0 है तो टॉर्क भी कितना आ गया? बोले सर जी 0। अरे हाँ या ना? इसका मतलब सर इसके ऊपर फोर्स भी 0, टॉर्क भी 0, तो इसका मतलब अब अगर मैं बात करता तो इसका मतलब ये इक्विलिब्रियम में तो है, लेकिन कौन सा इक्विलिब्रियम है ये हम कैसे पता लगाएंगे? बोले सर जी इसके लिए हम पता लगाएंगे पोटेंशियल एनर्जी से, क्योंकि तेरे को पता है जब भी किसी बॉडी पे अगर नेट फोर्स और नेट टॉर्क 0 होता था और उसकी पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होती थी, तो वो कौन सा इक्विलिब्रियम होता था? बोले सर जी स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो एक मेरे को बात बता, अगर तू इस पॉइंट पे, इस पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन करेगा तो क्या वो ऐसे आएगी? माइनस पी वेक्टर डॉट ई वेक्टर या फिर माइनस पीई कॉस थीटा? बोलो भाई, बोलो, क्या यही आएगी? तो भाई एक बात बता मुझे, क्या यहाँ पे थीटा की वैल्यू तो 0 है मेरे भाई? अरे बोलो भाई, बोले हाँ सर थीटा की वैल्यू 0 है, तो कॉस 0 1 हो गया, तो यू कितनी आ गई मेरे भाई? बोले सर जी माइनस पीई आ गई। अरे हाँ या ना? बोले सर जी माइनस पीई आ गई। तो अब अगर माइनस पीई आ गई तो क्या तेरे को दिखाई दे रहा है पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव आ गई? और पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव आ गई तो इसका मतलब ये कॉस, यार कॉस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है? बोले सर जी 1 होती है, क्योंकि साइन थीटा और कॉस थीटा की जो रेंज होती है वो -1 से लेके 1, तो कॉस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1, तो इसका मतलब ये मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी आ गई, क्योंकि जब ये मैक्सिमम होगा तो ये पूरा टर्म मिनिमम होगा, क्योंकि आगे माइनस का साइन लगा हुआ है मेरे भाई। अरे हाँ या ना? तो इसका मतलब ये क्या हो गया? बोले सर ये हो गया माइनस पीई, और क्या ये मिनिमम हो गई? बोले सर जी हाँ मिनिमम हो गई। और जब भी किसी बॉडी पे नेट फोर्स और नेट टॉर्क 0 होता है तो इस, और जब उसकी पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होती है, तो इसका मतलब वो बॉडी उस स्टेट में, कौन से स्टेट में होती है मेरे भाई? उस टाइम पे वो होती है स्टेबल इक्विलिब्रियम में। तो इसका मतलब इट इज द केस ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम। कोई बात नहीं भाई, बाकी कल कल करते हैं, ठीक है? इसको लिख लीजिएगा।